टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। तो इसके कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं टीडीएस से रिलेटेड, अपन उनको कंटिन्यू करेंगे। कौन से कंसेप्ट्स टीडीएस से रिलेटेड हैं, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे देखेंगे अपन। तो देखते हैं इसी में आगे। सेक्शन 196 क्या कहता है? अगर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नाम की इनकम आती है टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या कोई कॉरपोरेशन है जो इस्टेब्लिश्ड अंडर अ सेंट्रल एक्ट, का गवर्नमेंट का कॉरपोरेशन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ, या म्यूचुअल फंड को इनकम आती है। म्यूचुअल फंड जो क्या सेक्शन 1023D में कवर्ड है, इनको आने वाला इंटरेस्ट क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा, उस पे कोई टीडीएस नहीं। नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, उस पे कोई टीडीएस नहीं कटना। अगर कोई इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट को, जो कॉरपोरेशन किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है कोई उसके अंडर स्टेब्लिश हुआ है जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, या कोई म्यूचुअल फंड है जो 1023D में कवर है, स्पेसिफाइड खास तरह के म्यूचुअल फंड जिनकी इनकम भी क्या होती है? माफ होती है, सेक्शन 1023D में कवर होने वाले म्यूचुअल फंड, उनको आने वाली इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम सेक्शन 196 कहता है पूरी तरह से क्या है? एग्जम्प्ट है, उस पे टैक्स नहीं। तो जब टैक्स नहीं तो टीडीएस भी नहीं कटेगा। ओके, इसी पेज नंबर 46 पे नीचे एक बॉक्स है। पेज नंबर 46 पे एक बॉक्स कहता है कि कुछ चीजों पे टीडीएस ऑन पेमेंट बेसिस कटता है, जैसे कि 192 सेक्शन सैलरी, ठीक, सैलरी में 192 जो वो पेमेंट होती है रिटायरमेंट बेनिफिट एनपीएस वगैरह की, पीएफ की, लॉटरी 194B और 194BB, ये लॉटरी और हॉर्स रेस वगैरह है। हॉर्स रेस, इनमें जब पैसे मिलेंगे तब कटेगा, सैलरी में भी जब मिलेंगे तब कटेगा। सेक्शन 194LA, कंपल्सरी एक्विजिशन में भी कब कटता है? कंपल्सरी एक्विजिशन में भी जब पैसे मिलेंगे तब टीडीएस कटेगा, एटसेट्रा। एग्जाम्पल दे रहा है कि कुछ केसेस में तो टीडीएस कब कटेगा? जब पेमेंट होगी पेड बेसिस पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में टीडीएस विल बी डिडक्टेड कब? अमाउंट क्रेडिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट या पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। मोस्टली ऐसा होता है, जैसे इंटरेस्ट के सेक्शन है 193, 194, 194A, 194C, 194J प्रोफेशनल पेमेंट, 194D कमीशन है ना, 194IA जो वो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं वो सारा हो गया। उनमें टीडीएस कब कटेगा? विच एवर इज अर्लियर बेस पे बता रहा है, एटसेट्रा। 194 आए है रेंट की पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर की थ्योरी लगती है, एटसेट्रा बता रहा है। यानी इसमें आप डीम्ड क्रेडिट भी मान सकते हो। डीम्ड क्रेडिट मीन्स आपने किसी सस्पेंस अकाउंट में एंट्री डाल के रखी है तो भैया ये क्रेडिट ये है, बुक्स में एंट्री सस्पेंस में स्टैंड कर रही है तो ये डीम टू बी क्रेडिटेड है, चाहे पेमेंट नहीं हुई, विच एवर इज अर्लियर। जैसे आपने रेंट देना है, बुक्स में एंट्री कर दी, पार्टी सामने वाले लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर दिया, पर एक्चुअल में रेंट नहीं दिया, नो मैटर, आपको रेंट के ऊपर टीडीएस सरकार को जमा करवाना है। कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए 194C, पर आपने बुक्स में एंट्री कर दी जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, तो विच एवर इज अर्लियर की थ्योरी लगेगी, वहां भी क्या है, टीडीएस कटेगा। 194J प्रोफेशनल की पेमेंट की एंट्री कर दी, चाहे एक्चुअल में दी दिए,
विच एवर इज अर्लियर का रूल लगेगा। 194A अदर इंटरेस्ट में भी विच एवर इज अर्लियर का रूल लगेगा। 194IA प्रॉपर्टी खरीदते हो 50 लाख से ज़्यादा वाली, 1% TDS काटते हो तो वहाँ भी क्या है, विच एवर इज अर्लियर का रूल लगेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस 194M है, जो अगर 194C या 194H या J से बच गए, 50 लाख से ज़्यादा पेमेंट है तो 194M लगेगा, और वो भी कहता है विच एवर इज अर्लियर का रूल लगेगा 194M। क्लियर। और ये सारे केस में विच एवर इज अर्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन 197 पे आ जाओ, अच्छा सेक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 47 पेज पे कहता है लोअर या नो डिडक्शन ऑफ टैक्स या टीडीएस, टीडीएस नहीं कटेगा या टीडीएस कम कटेगा। वैसे तो ऐसा है, आप कोई भी पर्सन, यू कैन एनी पर्सन कैन अप्लाई टू असेसिंग ऑफिसर फॉर इशूइंग नो डिडक्शन या लो रेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अप्लाई कर सकता है कि सर मेरा टैक्स कम कटे या ना कटे, क्योंकि जैसे मान लो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को सेक्शन 11 में डिडक्शन है, इनकम माफ है। ऐसी टीडीएस मान लो सपोज आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे वैसी टैक्स माफ है, इनका टीडीएस कटेगा, बाद में रिफंड लेते फिरेंगे। तो आप क्या करो, आप असेसिंग ऑफिसर को कहो कि प्लेन पेपर पे एक सर्टिफिकेट प्रिंट निकाल दे, साइन कर दे अपने, जिसमें लिखा हो कि इस इंस्टीट्यूशन वालों का टीडीएस ना काटो या रेट कम कर दो। मान लो बैंक 10 काटता है तो उसमें ऑफिसर काट कर दे 5, तो बैंक 5 काट लेगा। तो जब ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बैंक से ब्याज लेंगे या किसी और से रेंट लेंगे, तो ये सामने वाले को असेसिंग ऑफिसर का इशू किया हुआ सर्टिफिकेट दिखा देंगे कि सर हमारा टीडीएस ना काटा जाए या लो रेट से काटा जाए, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट में लिखा होता है ये इसकी वैलिडिटी कितनी है, कितने साल तक ये वैलिडिटी है ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर हर एक को यूं ही नहीं सर्टिफिकेट दे देगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, रीजन देने होंगे कि सर आई हैव इनकम लेस देन क्या 250, तो वो कहता है जी ठीक है, आप इंडिविजुअली उसको 15 GH दे दो ना सामने वाले को। आप कहते हो जी 15 GH मैं हर एक को देता फिरूंगा, कहीं से थोड़ा इंटरेस्ट, कहीं से कितना, आप इससे अच्छा मुझे एक सर्टिफिकेट दे दो, सबको मैं दिखा दूंगा, वो मेरा टीडीएस नहीं काटेंगे। तो ऑफिसर ये सर्टिफिकेट इशू कर सकता है अगर सर्कमस्टांसेस अलाउ करती हैं, तो उसे यकीन है कि ये जो एप्लीकेंट है ये सही क्लेम कर रहा है सर्टिफिकेट का, इस आदमी का या तो टैक्स है नहीं या ना बराबर है, या ये कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिस पे टैक्स नहीं लगना, वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा। मान लो गौशाला वाले हैं, उनकी इनकम सेक्शन 11 में माफ है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर है, तो उन्होंने दुकानें किराए पे चढ़ाई हैं, बार बार किराएदार टीडीएस काटने की बात करता है। अगर 2,40,000 से ज़्यादा, मान लो 3-3 लाख रुपए किराए पे दुकानें चढ़ी हैं, तो किराएदार 10% टीडीएस काटने की बातें करते हैं, तो नहीं काटेंगे। अगर ऑफिसर उनको गौशाला को क्या दे देगा, ये वाला नो टीडीएस का सर्टिफिकेट, या इसमें रेट कम लिखी होगी, वैसे 10% है मान लो रेंट पे, इसमें 4% लिख दी तो ऑफिसर ने, तो सामने वाला 4 काट लेगा, क्योंकि ज़्यादा काट के इन्होंने लेना रिफंड है, चांस ये है। या ऑफिसर नो टीडीएस का सर्टिफिकेट दे देगा तो नहीं कटेगा। ये सर्टिफिकेट ऑफिसर सोच समझ के देगा, अगर वो सिचुएशन ऐसी है कि सामने वाले पे टैक्स ही नहीं बनता, माफ़ है, सेक्शन 11 में एग्जाम्प्ट है, या और कोई रीज़न उसकी इनकम 250 नहीं होगी, तो सर्टिफिकेट दे सकता है। वरना दूसरा तरीका तो है ही है कि आप क्या करो, 15G या 15H सबमिट कर दो, टू बी सबमिटेड टू पेयर ऑफ इनकम बाय पेई। क्या पेई पेयर को कहता है लो जी 15G फॉर्म, मेरा टैक्स ना काटो, मेरी इनकम लेस देन 250 है, या सीनियर सिटीजन कहता है मेरी इनकम 3-5 लाख से कम है,
तो वो क्या इश्यू कर देगा 15G। पर इसमें चक्कर क्या होता है, इसमें बाय पेई हर एक को देगा। मान लो मेरी इनकम 250 से कम है, मैं पेई हूँ, मुझे कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है मंडी में कहीं से, तो मैं हर एक को 15GH फॉर्म दूंगा कि मेरा TDS ना काटो, तो वो नहीं काटेंगे। समझ आया? हर एक को दूंगा मैं 15GH फॉर्म, तो वो मेरा TDS नहीं काट। पर अगर ये सर्टिफिकेट ऑफिसर का मिल जाए तो मुझे हर एक को 15GH देने की जरूरत नहीं, ये सर्टिफिकेट दिखा दूंगा जितनी इसकी वैलिडिटी है। और ये ऑफिसर चाहे सर्टिफिकेट कैंसिल भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं, कैंसिल। वरना 15GH तो कोई भी आदमी इशू कर सकता है, खासकर इंडिविजुअल HF। अगर आपकी इनकम लिमिट से कम है, सामने वाले पेयर को 15GH दे दो, विद पैन नंबर देना है, पैन नंबर ऑफ पेई। पेई अपना पैन नंबर दे देगा, 15GH फॉर्म सबमिट पेयर को कर देगा। पेयर क्या करेगा, ये पेयर जो है ये आगे किसको पास कर देगा, बाय पेयर 15G या 15H फॉर्म टू बी फॉरवर्डेड टू इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफिस। इनकम टैक्स कमिश्नर को विद इन 7 डेज ऑफ नेक्स्ट मंथ सबमिट कर देगा, अगले महीने के 7 दिन के अंदर। समझे? मान लो मैं पेड हूं, मुझे कई लोगों ने क्या दे दिए 15GH के सर हमारा TDS ना काटो। मैंने वो 15GH इकट्ठे करने हैं, हर महीने जितने 15GH आएंगे मुझे वो सारे आगे किसको भेजने हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर को, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जैसे अप्रैल में आए, अप्रैल में जो अप्रैल मंथ में जो 15GH कलेक्ट हुए, रिसीव हुए, उसे अप टू 7 में कहाँ भेजना है, इनकम टैक्स कमिश्नर को। आजकल ये ऑनलाइन जाते हैं, पहले फिजिकल जाते थे, ऑनलाइन सबमिट कर देगा, ऑनलाइन डिपार्टमेंट को आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं। आजकल फिजिकल फॉर्म में ये तैयार नहीं होते। जो पेई है वो ऑनलाइन सबमिट कर देगा। एक डेक्लरेशन है, ये 15GH क्या है, एक डेक्लरेशन है कि मेरी इनकम क्या है, टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से लो है, सो प्लीज TDS इज नॉट टू बी डिडक्टेड, मेरा TDS ना काटा जाए। तो सामने वाला TDS नहीं काटता, पर ये डेक्लरेशन जो पे किया वो आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। और समझ लो कल को आपकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से ज़्यादा निकल गई तो ये फ्रॉड है। 15GH भरा आपने, 15GH कंफर्म कर लो, भी आपकी इनकम लिमिट से कम है ना 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से, तो देना चाहिए। 15GH दे रहे हो और कल को इनकम ज़्यादा निकल गई तो आप पे एक्शन लेगा, पेनल्टी लग सकती है, आप पे ब्याज वसूला भी जा सकता है, पेनल्टी भी। आपने ये डेक्लरेशन गलत क्यों दी, तो सोच समझ के डेक्लरेशन देनी है। ओके, तो असेसिंग ऑफिसर को फॉर्म नंबर 13 ना भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म नंबर 13 पे ये एप्लीकेशन देनी होती है। फॉर्म नंबर 13 पे कि सर मुझे लो रेट या नो TDS का सर्टिफिकेट इशू कर दो ताकि सामने वाले पेड़ को दिखा दूं वो मेरा TDS नहीं काटे। ऑफिसर स्टडी करेगा एप्लीकेंट का एलिजिबिलिटी, किसकी इनकम माफ है, 2.5 से कम है या कुछ ऐसा, तो या जैसे कोई नॉन रेजिडेंट है वो कहता है जी मेरी इनकम इंडिया में है ही बहुत थोड़ी, ऐसे तो बता रहा है ये किस में काम आएगा ये लो सर्टिफिकेट। 192 सैलरी में, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194A अदर इंटरेस्ट, 194C कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, 194D इंश्योरेंस कमीशन, 194G लॉटरी कमीशन, 194H अदर कमीशन, 194I रेंट पे, 194K वो बैंकों से पैसा पूसा जो आता है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा था। ओके, तो उसके बाद LA इमोल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन हुआ, उसमें 194M अगर आपका एलिजिबिलिटी नहीं पिछले साल 1 करोड़ से कम या 50 से कम होने पे आप 194J में TDS नहीं काट रहे, 194H में नहीं काट रहे, तो उन सिचुएशन में आप पे 194M लग सकता है। इफ जो पेमेंट है वो क्या है 50 लाख से पर annum ज़्यादा है तो 5% TDS लग सकता है, काटना पड़ सकता है। अगर आप 194J से बच गए या अदर कमीशन एटसेट्रा उनसे बच गए तो क्यों, क्योंकि आपकी टर्नओवर लिमिट से क्या थी
पिछले साल 1 करोड़ से कम, लेकिन अब इस साल 50 से ज़्यादा है, तो आप पे कौन सा सेक्शन लग सकता है? 194M। और 194O हमने पढ़ लिया था। 194O क्या था? ओ ये अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर 194O ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट देता है तो उसमें से टीडीएस काट के देता है। लेकिन अगर ये पेमेंट 5 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं काटेगा। ये हमने पढ़ा था। कितना टीडीएस काटता है? 1% टीडीएस काटता है। लेकिन अगर इंडिविजुअल एचएफ की पेमेंट 5 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं काटता। इन सब में जैसे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कहे ऑफिसर को, सर मैं तो बहुत छोटा सा डीलर हूँ, ये ईसीओ वाला मेरा टीडीएस काटता है 1%, प्लीज़ मेरा टैक्स तो बनना ही नहीं सर, रिफंड आएगा, तो मेरे को क्या है, लो रेट ऑफ टीडीएस या नो टीडीएस का सर्टिफिकेट दे दो। हर एक को नॉर्मली ऑफिसर नहीं देता, ये ज़्यादातर तो ना सही बताऊं प्रैक्टिकली चैरिटेबल और इस गौशाला और ऐसे इंस्टीट्यूशन को देता है जिनके लिए हार्डशिप है ऐसी 15 GH हर एक को देना। मंदिर वाले, चैरिटेबल वाले हर एक को 15 GH देते फिरेंगे, इसलिए उनको सर्टिफिकेट दे देता है। आम आदमी को नहीं, आम आदमी को तो 2-3 जगह से इनकम आनी है, 15 GH दे देगा बंदा। चलो, तो 197 सेक्शन कहता है लो रेट या नो टीडीएस सर्टिफिकेट ऑफिसर को अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन क्या? रेसिपिएंट जो है या पेई है जिसका टीडीएस कटना है उसे एप्लीकेशन देनी है, ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है कि आखिर क्यों उसे सर्टिफिकेट दिया जाए। जैसे चैरिटेबल वाले, मंदिर वाले, गौशाला वाले कह सकते हैं कि सर हमें तो सेक्शन 11 की क्या मिलती है? एग्जम्पशन। हमें तो सेक्शन 11 में इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है, हमारी इनकम तो लगभग माफ़ हो जाती है सर, हमें टैक्स बनता ही नहीं। ऐसे ही हम लोगों से पेमेंट लें, वो बार बार हमें कहते हैं जी टीडीएस काटेंगे, हम बार बार 15 GH दें। इससे बेटर क्या है, हमें लो रेट या नो टीडीएस का सर्टिफिकेट दे दो। प्लेन पेपर पे होगा, कितनी देर वैलिड होगा? जितनी देर ऑफिसर ने वैलिडिटी लिखी है। और इस सर्टिफिकेट से ऑफिसर के साइन होकर स्टैंप लग के आता है, आप पेई हर एक को दिखा देगा कि मेरा टीडीएस ना काटो, या तो नील रेट से कटेगा ही नहीं, या उसमें कम रेट लिखी, आधी लिख दी जैसे, उस रेट से काटना होगा पेयर को। ओके, सेल्फ डिक्लेरेशन तो मैंने बता ही दिया, 15 GH वाला तो है ही है, ऑफिसर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम में आप इंडिविजुअल एचएफ हैं, उन्हीं को माफ़ होती है, फर्म थोड़ी दे देगी 15 GH, उनकी तो सारी इनकम टैक्सेबल है। एक कंपनी कैसे दे देगी 15 GH? उनकी तो सारी इनकम टैक्सेबल है। ये तो इंडिविजुअल एचएफ हैविंग इनकम लेस देन 250, 3 लाख 5 लाख अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो लोग क्या है, सामने वाले को कहते हैं प्लीज टीडीएस ना काटो, ये लो सेल्फ डिक्लेरेशन। आम आदमी 15 G, सीनियर सिटीजन 15 H देगा कि मेरा टीडीएस ना काटो, सामने वाला टीडीएस नहीं काटेगा, आपको पूरी पेमेंट दे देगा। सामने वाला 15 GH किसको देगा? इस महीने मई में 15 GH आए सामने वाले पेई से, जितने भी लोगों से, अगले हफ्ते की 7 तारीख 7 जून तक किसको भेजने हैं? इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफिस में। जून वाले 7 जुलाई, जुलाई वाले 7 अगस्त तक सबमिट करने हैं। ओके, तो और गलत नहीं देने, अगर आप एलिजिबल हो तो करना, वरना कल को दिक्कत हो सकती है। ओके, और जो डिडक्टर है ना, ये 15 GH की कॉपी अपने पास 7 साल संभालता है। जो पेयर है या डिडक्टर कह लो, वो 7 साल तक इसकी, डिडक्टर कह लो या पेयर, वो 15 G और 15 H अप टू 7 ईयर संभाल के रखता है उसकी कॉपी। वैसे एक कॉपी तो इनकम टैक्स में ऑनलाइन चली जाती है, एक कॉपी अपने रिकॉर्ड में रखे संभाल के, कल को क्या ये कभी पूछ ले कोई तो दिखाना पड़ जाए। नेक्स्ट ई पॉइंट कहता है डिक्लेरेशन जो है ये एंटरटेन नहीं की जाएगी अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है। ये वाली 2.5 लाख से ऊपर है तो 15 GH ना कर देना सबमिट, कल फ्रॉड है ये। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से कम बनती है तो देन ओनली यू कैन सबमिट 15 G और H टू पेयर कि मेरा टीडीएस ना काटो, मेरी इनकम लेस देन बेसिक एग्जम्पशन है। तो अगर इनकम ज़्यादा है तो सबमिट नहीं कर सकते। जो बुजुर्ग है 60 साल से ऊपर है वो हमेशा ही 15 H सबमिट कर सकता है, चाहे उसको कितना भी अमाउंट मिले, सैलरी पेंशन में 192, 194A इंटरेस्ट में अदर में, 194D इंश्योरेंस एजेंट टैक्स कमीशन मिल रहा है, DA जो कोई मेच्योरिटी पे पैसा मिल रहा है ऐसा, और
190 फॉर डबल ई, वो जो हॉर्स रेस का पैसा, इन सब में वो क्या आए रेंट में, क्या कह सकता है बुजुर्ग आदमी, चाहे इनकम कितनी भी हो, कह सकता है मेरा टीडीएस ना काटा जाए, अगर उसको लगता है जी कल को रिफंड ही आना है, कह सकता है। और कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग टीडीएस प्रोविजन डू नॉट अप्लाई। 197 में ही पेज बॉटम पे, 47 पेज बॉटम पे देखो, इनमें टीडीएस के रूल नहीं लगते। अगर किसी नॉन रेजिडेंट आदमी को ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट क्या दे रहा है, इंटरेस्ट बाय ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट, यानी कोई बैंक किसको इंटरेस्ट दे रहा है, नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट की पेमेंट दे रहा है, तो कोई टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। ये जो SCZ है ना, समंदर उधर साउथ इंडिया में SCZ स्पेशल इकोनॉमी जोन है बीच एरिया में, वहाँ पे जो बैंक होते हैं वो अगर नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट दे दें तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, रूल ही नहीं है काटने का। तो इसलिए कोई 15 GH तो या ऑफिसर के पास सर्टिफिकेट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई इनकम इंटरेस्ट वगैरह न्यू पेंशन ट्रस्ट को आ रहा है, इंटरेस्ट या इनकम किसको आ रही है, कोई न्यू पेंशन ट्रस्ट ऐसा है, इसमें पैसा डाल दिया जाता है और कल को एम्प्लॉय को पेंशन इसमें से दे दी जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा इसमें डाल देती हैं, एक ट्रस्ट बना लेती हैं पेंशन ट्रस्ट, कल को जब बंदे रिटायर होते हैं उनको जो बेनिफिट देना है पेंशन वगैरह का, कहाँ से दे देती हैं, इसी पेंशन ट्रस्ट में से। तो कहने का मतलब अगर किसी पेंशन ट्रस्ट को इंटरेस्ट आता है या फिर किसी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से, समंदर के आसपास के एरिया में है जो, वहाँ से किसी नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट आता है, तो उस पर कोई टीडीएस नहीं, नो टीडीएस। यहाँ भी कोई टीडीएस नहीं, नो टीडीएस। नेक्स्ट कहता है कोई स्पेसिफाइड पेमेंट है किसी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या है, अप्रूव्ड, ऐसे किसी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन को इंटरेस्ट आएगा तो उस पर भी टीडीएस नहीं। तो समझ आया सेक्शन 197 काम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आप ऑफिसर को लो टीडीएस या नो टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर नॉर्मली अप्लाई कौन करते हैं, जिनको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है किसी वजह से, वो अप्लाई करते हैं। उनको ऑफिसर चेक करेगा कि आखिर क्यों इनको सर्टिफिकेट इशू करूं। अगर उसे लगता है कि हाँ इनकी इनकम माफ़ है, इनका टीडीएस काटने का लॉजिक नहीं, टैक्स तो लगता नहीं, तो वो क्या है परमिशन दे सकता है और सर्टिफिकेट इशू कर देगा। वो सर्टिफिकेट सामने वाला बंदा सामने वाले डिडक्टर को या पेयर को दिखा देगा, लो जी ऑफिसर से सर्टिफिकेट है, मेरा टीडीएस ना काटा जाए। कितनी देर वैलिड है, जितना टाइम उस सर्टिफिकेट में लिखा है। एक आम आदमी को तो 15 GH का ऑप्शन होता है, वो तो 2-3 लोगों से अगर इनकम आ भी रही है 15 GH इशू कर देंगे, लेकिन 15 GH बार बार इशू करना पड़ेगा हर एक पेयर को कि मेरा टीडीएस ना काटो। अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिल जाए नो टीडीएस या लो रेट ऑफ टैक्स का, तो आप सामने वाले को इसकी कॉपी भेज दो, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। क्लियर? तो चलो, लेकिन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट किसी नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट दें या गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को इनकम आए, या न्यू पेंशन ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट बना है जिसको इनकम इंटरेस्ट आ रहा है कहीं से, उन पे टीडीएस काटने का रूल है ही नहीं। 15 GH कोई भी सबमिट कर सकता है, खासकर इंडिविजुअल HF जिसकी इनकम 250 से कम है, तो वो आदमी पैन नंबर के साथ सामने वाले पेयर या डिडक्टर को कह देंगे सेल्फ डिक्लेरेशन कि हमारी इनकम 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से कम है, हमारा टीडीएस ना काटा जाए, तो टीडीएस नहीं कटेगा। ऐसा होता है। नेक्स्ट सेक्शन 198 क्या कहता है, क्या कह रहा है, नेचर ऑफ टीडीएस, ईयर ऑफ क्रेडिट फॉर टीडीएस। क्या नेचर ऑफ टीडीएस या ईयर ऑफ क्रेडिट फॉर टीडीएस सेक्शन 198 ऐसा है, अगर आपने टीडीएस डिडक्टेड, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया बट नॉट पेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अच्छा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया ही नहीं, टीडीएस रख के बैठ गए, इसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड इनकम माना जा सकता है ऑफ डिडक्टर। क्यों काटा फिर अगर जमा नहीं करवाना था? मान लो आपने किसी को रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, कोई और खर्चा किया, सैलरी दी, टीडीएस काट लिया, काट के जमा तो करा दो,
आगे जमा करा ही नहीं रहे तो ये आपकी पॉकेट में पड़ा पैसा क्या माना जा सकता है? आपकी इनकम। मोर ओवर इस पे इंटरेस्ट चार्ज बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पे इनकम टैक्स आप पे इंटरेस्ट भी लेगा एट द रेट 18% पर annum, यानी 1.5% पर मंथ के हिसाब से जितनी लेट जमा करवाओगे। एक होता है काटा ही नहीं, टीडीएस है ही नहीं आपके पास पैसे, आपकी ड्यूटी थी काटना, उस केस में तो इनकम टैक्स कहता है कि अगर टीडीएस, जैसे अ पर्सन इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस बट लेट या नो टीडीएस डिडक्टेड, टीडीएस नहीं काटता या लेट काटता है, काटता ही नहीं, उसकी जेब में पैसे नहीं, तो ये डीम्ड इनकम वाला तो है ही नहीं, पैसे है ही नहीं। लेकिन इसकी लेट पेमेंट टू इनकम टैक्स होने की वजह से इस पे इंटरेस्ट लगेगा 12% पर annum, यानी 1% पर मंथ। दो बातें हैं, अगर टीडीएस डिडक्ट किया, जमा नहीं किया तो उस पर ब्याज 18% साल का, 1.5% महीने का, और अगर टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया तो उस पर 12% पर annum, यानी महीने का 1%, और इसमें डिडक्ट करके जेब में रखे तो ये डीम्ड इनकम भी माना जा सकता है। और टीडीएस डिडक्ट करके जमा नहीं करवाया या डिडक्ट ही नहीं किया, उसमें दिक्कत क्या है? 30% अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो सकता है। सेक्शन 40 पढ़ा करते थे। सेक्शन 40 बिजनेस में था, टीडीएस नहीं काटा 30%, फॉरेनर का टीडीएस नहीं काटा तो 100% भी हो सकता है, 100% डिसअलाउड हो सकता है। डिसअलाउड इन केस ऑफ पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट विदाउट टीडीएस काटे बिना फॉरेनर को दे दी तो 100% डिसअलाउड। कल को जब जमा करोगे तब अलाउड हो जाएगा, ये 30 भी तब अलाउड हो जाएगा, पर फॉरेनर की सैलरी पे टीडीएस नहीं काटा 100% डिसअलाउड तो होगा, पर कल को पेमेंट पे भी अलाउड नहीं होगा। ये बिजनेस का चैप्टर बताता है। इसलिए टीडीएस ना काटने की गलती ना करो। टीडीएस कब नहीं काटना आपने? जब सामने वाला आपको सेल्फ डिक्लेरेशन दे दे 15 जी या एच, तो के टीडीएस ना काटो, पर उस डिक्लेरेशन के बेस पे कंफर्म कर लो वो डिक्लेरेशन जेन्युइन है। और दूसरा, सामने वाले की जो डिक्लेरेशन आई है 15 GH जिस महीने आई है उससे अगले महीने के 7 दिन तक किसको सबमिट कर दो वो डिक्लेरेशन? इनकम टैक्स कमिश्नर को, विद इन 7 days ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन विच डिक्लेरेशन हैज बीन रिसीव। ठीक, तो वो तब ना काटो, वरना काटना चाहिए। तो बता रहा है टीडीएस 198, अगर टीडीएस काटा पर जमा नहीं करवाया तो इसे इनकम रिसीव मान लिया जाएगा। क्लियर? और टीडीएस कल को सरकार फिर भी लेगी आपसे और इससे आप पे इंटरेस्ट भी वसूलेगी, तो इसलिए टीडीएस काटने की गलती ना करो। और टीडीएस काटना है अगर प्रॉपर्टी, मान लो हमने प्रॉपर्टी किराए पे ली, हमारी ऑडिट होती है पिछले साल 1 करोड़ से ऊपर सेल की वजह से, सेल 1 करोड़ से ऊपर या फी 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। हमने रेंट दिया मान लो जॉइंट ओनर को 40,000 रुपये, 20-20 या चलो 50,000, 25-25, 50,000, 6 लाख साल का, तो 3 लाख पे एक जॉइंट ओनर है सामने वाले, जो लैंडलॉर्ड हैं, पार्टनरशिप है तो वो एक ही पैन है, फिर तो 6 लाख पे काटो। अगर वो बिल्डिंग के मालिक 2 इंडिविजुअल हैं जिनका पैन अलग अलग है, जॉइंट ओनर है, तो आपको दोनों का अलग अलग 3 लाख पे टीडीएस काटना चाहिए, यानी कि आपको अलग अलग 240 देखना होगा। 20,000 रुपये महीने से ऊपर एक आदमी का है तो टीडीएस काटना, 2 का 6 लाख है तो एक का 3 किराया है, तो एक का टीडीएस अलग काटो 3 लाख पे, दूसरे का 3 लाख पे टीडीएस अलग काटो जॉइंट ओनर के केस में। नेक्स्ट कहते हैं इन द फॉलोइंग केसेस टीडीएस डिडक्टेड शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द इनकम रिसीव बाय एसएससी। कहता है नीचे इन केसेस में टैक्स के पैसे उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी, किसकी? मालिक की। जैसे आपके नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टैक्स भर देता अपनी जेब से कौन?
एम्प्लॉयर, वो देखा जाए तो आपकी उसमें से सैलरी में से काटता ही नहीं है, वो तो अपनी पॉकेट से भरता है और उसको बिजनेस की इनकम में खर्चे में कम भी नहीं करता। और एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है वो टैक्स फ्री है, सारा फायदा एम्प्लॉय को है। एम्प्लॉय के लिए टैक्स फ्री है, जो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट प्रोवाइडेड। और एम्प्लॉयर को लॉस ही लॉस है, ये पैसे गए पर इसे खर्चा भी बिजनेस में क्लेम नहीं किया जा सकता। तो जब ये खर्चा ही नहीं क्लेम हुआ तो इसे डीम्ड इनकम कैसे मान लो? बाकियों में तो जैसे रेंट है, 12 लाख का रेंट दिया, उस पर टीडीएस काट लिया आपने, मान लो 1/20, 10/80 दे दिया, 1/20 सरकार को जमा ही नहीं करवाया तो आपने खर्चा 12 लाख क्यों डाला है P&L में? समझ रहे हो ना? आपने P&L अकाउंट बनाया, उसमें रेंट खर्चे में 12 लाख डाल दिया, जबकि इस पे टीडीएस कितना कटा है? 1/20। कैश पेमेंट कितनी दी आपने? 10/80। तो भैया ये 1/20 जमा करा देना सरकार का, नहीं करवाया तो तू खर्चा क्यों क्लेम कर रहा है 12 लाख? सारा का सारा तेरी इनकम माना जा सकता है। पर अक्सर इसमें 30% डिसअलाउड की भी थ्योरी चलती है, सेक्शन 40A(1)(a) में पढ़ते थे, ओके, वो भी थ्योरी चलती है। और कहता है टीडीएस 194N में क्या, 1 करोड़ से ऊपर बैंक या पोस्ट ऑफिस वाले पेमेंट देते हैं 1 करोड़ से ऊपर, तो उस पर 2% क्या काटते हैं? टीडीएस। वहाँ मैंने बताया था अगर पिछले 3 साल की रिटर्नें ना भरी हो ना, 3 साल की रिटर्नें, तो उस केस के अंदर वो 20 लाख के से 1 करोड़ तक काट लेते हैं 2%, 1 करोड़ से ऊपर 5। तो वहाँ वो टीडीएस काट के सरकार को दे ही देंगे, ना दे तो कोई डीम्ड इनकम नहीं। क्यों नहीं है वो ऐसा? क्योंकि वो कौन सा उनका P&L का खर्चा है, वो कौन सा P&L का खर्चा है उनका, फर्म का, उसका बिजनेस का, वो P&L का खर्चा नहीं है, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन 199 देखते हैं आगे। कहते हैं क्रेडिट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड, जिसका टीडीएस कटा है उसे क्रेडिट मिलेगा, लेकिन माइनर के केस में उसकी इनकम क्लब होगी, मान लो क्लब्ड विद फादर, तो टीडीएस का क्रेडिट किसको मिलेगा? माइनर की कोई इनकम है इंटरेस्ट की, सपोज इंटरेस्ट बिना मेहनत का है, तो सेक्शन 64(1)(a) क्या कहता है? मान लो कोई बैंक से इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? माइनर को, मान लो 70,000, वो 70 किस में ऐड हो गया? फादर में या मदर में, जिसकी इनकम ज्यादा है? सेक्शन 64(1)(a) के अकॉर्डिंग क्लब हो गया। तो यहां पे जो बैंक टीडीएस काटेगा इसमें से, तो टीडीएस में पैन किसका? टीडीएस टू बी डिडक्टेड बाय बैंक, कितना एट द रेट 10%, मान लो 7,000, तो वहां पैन किसका दे देना चाहिए? पैन ऑफ फादर इज टू बी सबमिटेड, क्योंकि वो टीडीएस का बेनिफिट कौन लेगा? 7,000 जो टीडीएस कटा, 63,000 कैश आएगा। बच्चे का तो पैन ना दो ना, क्योंकि ये इनकम पेरेंट्स में जुड़ रही है, तो इसका बेनिफिट कौन लेंगे? पेरेंट्स, तो पैन नंबर पेरेंट्स का ही दे दो। ऐसी लॉटरी पे टीडीएस कटना है, बच्चे के नाम लॉटरी है, तो पैन किसका दे देना चाहिए? पेरेंट्स का, ताकि वो पेरेंट्स में जुड़ेगी इनकम, और कल को टैक्स पेरेंट्स में के हाथों में टैक्सेबल होगी, कल को वो रिफंड या एडजस्टमेंट भी पेरेंट्स ले सके। तो वैसे तो टीडीएस का क्रेडिट उसको मिलता है जिसके नाम पे वो टीडीएस कटा, जिसका पैन नंबर पे जमा हुआ। क्रेडिट टू अ पर्सन in whose name TDS is deposited by deductor या payer to income tax department। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो डिडक्टर या पेयर जमा करवाता है। किसका पैन देगा? हुज नेम से मतलब जिसका पैन नंबर सबमिट किया जाएगा उसके पैन पे जमा करवाएगा ना डिडक्टर, तो जिसके पैन नंबर पे टैक्स जमा हुआ है उसे ही उसका क्रेडिट मिलेगा, कल को टैक्स बनेगा उसमें से एडजस्ट होगा। सिंपल सी बात है।
जिस पर्सन का टीडीएस कटा वो आदमी पैन देगा, नहीं तो पैन ना देने पे टीडीएस आपको पता है कई जगह ज़्यादा है, 2 का 5 है, कई जगह क्या है 20 हो जाता है। तो इसलिए पैन जरूर दो, जिसका पैन गया उसके नाम से टीडीएस जमा होगा और कल को वो रिटर्न भर के एडजस्ट कर लेगा। लेकिन क्लबिंग माइनर में बच्चे के नाम इनकम है पर पैन पेरेंट्स का जाए तो पेरेंट्स उसका बेनिफिट ले लेंगे। क्लियर? तो ये चीज कह रहा है। ज्वाइंट है तो दोनों का पैन दे देना चाहिए, ज्वाइंट है तो दोनों को टीडीएस का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब अपना अपना पैन दे दे। जैसे हम 2 दोस्तों ने बैंक को बिल्डिंग किराए पे दे दी, 6 लाख रुपए किराया, तो हमें चाहिए अग्रीमेंट में लिख दें कि हम दोनों बराबर ओनर हैं। बैंक दोनों के अकाउंट में 3-3 लाख डाल देगा, पैन का नंबर के बेस पे दोनों का टीडीएस काटेगा अलग अलग 30,000, दोनों अपनी रिटर्नों में बेनिफिट ले पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अमाउंट बैंक में, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय HUF इन द नेम ऑफ कर्ता, वो कर्ता के नाम से बैंक में एफडी है, लेकिन वो पैसा किसका है? वो HUF का। तो बैंक जो पेमेंट देगा इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट पेमेंट, तो वहां पे पैन किसका जमा करवाना चाहिए? पैन ऑफ HUF। तो उस टीडीएस का क्रेडिट, टीडीएस क्रेडिट इज टू बी अलाउड टू HUF को मिलना चाहिए। ऐसी फर्म के पैसे किसी पार्टनर के नाम बैंक में जमा हो गए तो वहाँ पैन भी किसका सबमिट करने अच्छा है? फर्म का, क्योंकि वहाँ पे पैसा ही फर्म का है, नेम किसी पार्टनर का चल रहा है एज पर एग्रीमेंट, पर वो पैसा फर्म का है। फर्म का पैन दो, क्रेडिट कौन लेगी? पार्टनरशिप फर्म ही लेगी। ओके? एक मिनट। तो नेक्स्ट, डीमैट ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। जो टीडीएस कटता है ना, जो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू होते हैं, जैसे सैलरी में फॉर्म 16 इशू होता है या 12BA इशू होता है, और अदर के केस में नॉर्मली फॉर्म 16A इशू होता है। लेकिन 194IA, 194IB और 194M में आप 16B, 16C, 16D इशू करते हैं विद इन 15 डेज ऑफ 26QB, 26QC, 26QD उसके, ठीक है। ये लगभग अगले साल जून तक जाते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट आजकल डीमैट फॉर्म में होते हैं, डीमैटेरियलाइज यानी कि आजकल लाइव फॉर्म
फिजिकल फॉर्म में बंद, आजकल ऑनलाइन ये फॉर्म 16A और ये तैयार होते हैं और बंदे को इनकी ज़रूरत नहीं आजकल। इनकम टैक्स की साइट पे इनकम टैक्स पोर्टल में आप क्या है व्यू करो 26AS और वहाँ AIS पोर्टल भी है आजकल, उसके अंदर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है उसके अंदर आप अपना TDS कैन बी चेक्ड, TDS चेक किया जा सकता है कि आपका कितना TDS किसी ने काट के जमा किया है ऐसा। तो TDS सर्टिफिकेट आजकल फिजिकल इशू होने बंद हो गए, ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि जिसका TDS कटा है उसको आप ऑनलाइन इशू कर सकते हैं। वैसे वो 26AS या AI अपना इनकम टैक्स पैन नंबर के थ्रू लॉगिन करेगा, लॉगिन करके इनकम टैक्स की साइट पे देख सकता है कि मेरे अकाउंट में कितना TDS किसी ने जमा करवाया है काट के, तो वो मैच कर सकता है। नेक्स्ट, हाँ इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 200 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 200 क्या कहता है? ये कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच टू, रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच टू टैक्स डिडक्शन यानी TDS ऑन डिडक्टर या पेयर ऑफ इनकम। कोई आदमी इनकम पे कर रहा है या TDS काट रहा है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिपॉजिट ऑफ TDS डिडक्टेड क्या बाय गवर्नमेंट। सरकार TDS काटती है तो सरकार ना आजकल वो चालान नहीं भरती। नॉर्मली सरकारी डिपार्टमेंट किसी का TDS काटते हैं, जैसे रोडवेज वाले काट रहे हैं सैलरी में, या कोई और सरकारी डिपार्टमेंट किसी रेंट में से काट रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट में काट रहा है, तो वो आजकल क्या है चालान नहीं भरते, विदाउट चालान बस वो क्या करते हैं बुक एंट्री पास करते हैं। ट्रेजरी में से जाना होता है तो वो क्या है बुक एंट्री करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैंक में जमा नहीं करवाते, वो अपने रिकॉर्ड में ट्रेजरी में बुक एंट्री पास करते हैं, वहाँ से पैसा अपने आप इनकम टैक्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये तो ऑन सेम डे हो जाता है डिपॉजिट अप टू विच डेट, कहता है ना सेम डे। जैसे सरकारी डिपार्टमेंट ने किसी को सैलरी दी, TDS काटा, वो TDS कोई बैंक में जाके जमा नहीं करवाना उन्होंने, वो तो TDS काटा बुक्स में एंट्री करते हैं, वो TDS की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, खुद का अकाउंट डेबिट, तो वो सेम डे चला जाता है। लेकिन एक मतलब नॉर्मली तो वो TDS का चालान नहीं भरते, मतलब जमा नहीं करवाते, वो सेम डे सामने इनकम टैक्स को चला जाता है। लेकिन अगर वो पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू चालान बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट चालान भरती है तो आम आदमी की तरह रूल है। क्या कहता है? एप्लीकेबल इन केस ऑफ टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। कभी कभी सरकार भी प्राइवेट सेक्टर की तरह एम्प्लॉय के कुछ परक्विजिट पे टैक्स भरना चाहती है, अगर उस टैक्स पे को जमा करवाना है तो वो बाय चालान जमा होगा। कब जमा होगा? विद इन 7 days ऑफ नेक्स्ट मंथ इन विच जो टैक्स है इनकर्ड, मतलब जो टैक्स सरकार भरना चाहती है वो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट प्रोवाइडेड हैं, उस पे वो चालान के थ्रू ही जमा करेगी सरकार। वो तो फिर कब जमा करेगी? मान लो अप्रैल वाला है 7 मई, इसका मतलब अप्रैल वाला कब जमा करेगी? 7 मई वाला कब? 7 जून वाला कब? 7 जुलाई वाला कब? 7 अगस्त। ऐसे जमा होगा। ठीक, यानी सरकार 99% टैक्स जो है बुक्स में एंट्री करती है। इनकम टैक्स में खजाना, आपस में सरकारी खजाना होता है, ट्रेजरी होती है सरकार की, इनकम टैक्स के अकाउंट में क्या कर देगी? क्रेडिट। तो बस वो सेम टाइम पैसा शिफ्ट हो जाता है खजाने से उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स के अकाउंट में। लेकिन अगर वो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टैक्स पे करना चाहती है, सरकार भी पे कर सकती है। जो एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टैक्स है वो टैक्स
टैक्स चालान से ही जमा करती है सरकार, बुक एंट्री से नहीं। चालान भरती है और जमा करवाती है बैंक में तो या ऑनलाइन। वो कब तक जमा करवाना है? जिस महीने का टैक्स है उससे अगले महीने के 7 तारीख तक जमा करवाना है, यानी आम आदमी की तरह रूल है। 192 IA है ना परक्विजिट, सेक्शन 192 IA, ये नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे भरा हुआ टैक्स, ये चालान के थ्रू ही सरकार जमा करवाती है अगले महीने की 7 तारीख तक। गवर्नमेंट को साइड में कर दें। अदर असेसी जो हैं, अदर असेसी TDS डिपॉजिट बाय अदर असेसी, वो कब जमा करवाते हैं? गवर्नमेंट छोड़ दो, जितने भी और लोग हैं वो अप्रैल वाला 7 में, मई वाला 7 जून, यूं ही चलते चलो। जनवरी 2022 वाला 7 फरवरी, फरवरी 22 वाला 7 मार्च, लेकिन मार्च 2023 वाला 22 वाला, इसके लिए आपको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा, 30 अप्रैल 22। लास्ट मंथ में 7 दिन नहीं, पूरा महीना। जैसे मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, कोई बुक एंट्री से टैक्स नहीं जाना, मैंने तो बैंक में चालान के थ्रू पे करना है। तो मैं अप्रैल में अगर किसी को रेंट देता हूँ, TDS काटता हूँ, तो अप्रैल वाला काटा हुआ TDS 7 मई तक जमा करवा दो चालान भर के बैंक में। 180 और 81 नंबर चालान होते हैं, ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। और अगर मान लो मई में काटा तो 7 जून, जून में काटा 7 जुलाई, जुलाई में काटा तो 7 अगस्त, ऐसे। लेकिन मार्च मंथ वाला कब तक जमा करवाना है? 30 अप्रैल तक। मार्च मंथ वाला 30 अप्रैल तक जमा करवाना है। क्लियर? बोलो कोई डाउट? ओके। लेकिन अगर कुछ एक सेक्शन ऐसे हैं जैसे कि सैलरी इंटरेस्ट कमीशन, इनमें सैलरी इंटरेस्ट कमीशन TDS अंडर सेक्शन 192, 194A, 194D, 194H, ये सेक्शन किसके हैं? TDS डिडक्ट हुआ है, डिडक्टेड काटा है आपने सैलरी में 192A, इंटरेस्ट में जैसे बैंक ब्याज काटते हैं उस पर, या मंडी में किसी को लोन दे दिया, इंटरेस्ट 5000 से ऊपर काटते हैं, बैंक वाले 40 से ऊपर काटते हैं। जैसे 194D इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन देती है कंपनी, या अदर कमीशन, कोई एयरटेल TV रिचार्ज पे, या कोई कंसाइनी को कमीशन हो गया, या कोई ब्रोकरेज, तो उसमें 194H में TDS कटना है। इन सब केस में अगर TDS कटा है तो ऑप्शन है, आप इन सब में ऑफिसर को स्पेशल केसेस में, इन स्पेशल केसेस भाई थोड़ा थोड़ा अमाउंट है, कहाँ पे हर महीने जमा करवाओगे? तो ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर कैन अलाउ क्वार्टरली रेमिटेंस। वो क्वार्टरली रेमिटेंस अलाउ कर सकता है कि आप हर महीने ना दे के कैसे दे दें? क्वार्टरली दे दें। यानी कि आप अप्रैल में जून वाला कब दे दें? यहाँ पे क्वार्टरली दे दें 7 जुलाई तक, 7 दिन, क्वार्टर के बाद 7 दिन। फिर जैसे कि जुलाई अगस्त सितंबर वाला कब दे दें? 7 अक्टूबर तक। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में काटा तो 7 जनवरी तक। लेकिन जनवरी फरवरी मार्च में जो काटा उस क्वार्टर का आप दे दें 30 अप्रैल तक। वही डेट है जैसे आम आदमी को हर महीने अगले महीने की 7 तारीख को, लेकिन मार्च वाला कब देना है? 30 अप्रैल तक भर सकते हो, 1 महीना। अगर आप सैलरी में TDS काट रहे हैं, या 194A इंटरेस्ट में काट रहे हैं, D इंश्योरेंस कमीशन में काट रहे हैं, या अदर कमीशन कंसाइनी ब्रोकरेज की पेमेंट में काट रहे हैं, को रिचार्ज के कमीशन पे काट रहे हैं, तो आप ऑफिसर से रिक्वेस्ट करो, वो परमिशन दे सकता है कि आप इसकी पेमेंट टैक्स की हर महीने की 7 महीने बाद 7 को ना करके क्वार्टर के बाद 7 तारीख को कर दो। क्वार्टरली जमा करवा दो TDS बजाय मंथली। हार्डशिप क्रिएट हो रही है मंथली, इतना टैक्स ही नहीं है, हर महीने करवाएं, तो आपको क्वार्टरली अलाउ कर सकता है। अप्रैल में जून वाला 7 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर वाला 7 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला 7 जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च वाला 30 अप्रैल, उसमें टाइम ज़्यादा दे देगा। इस तरह से जमा करवा सकते हैं। क्लियर?
टीडीएस जमा करवाने की डेटें सरकार के लिए तो क्या है, सरकार तो चालान से करवाती नहीं, विदाउट चालान बुक एंट्री करती है तो उसी वक्त पैसे इनकम टैक्स में चले जाते हैं 7 डे। लेकिन वो जो नॉन मोनेटरी परक्विजिट पे टैक्स पे करती है कंपनियों की तरह 192(1) है, उसमें वो टैक्स चालान से जमा करवाती है। तो वही रूल है, 7 तारीख अगले महीने की जमा करवा सकती है, मार्च वाला अप्रैल में 30 अप्रैल। आम आदमी सरकार छोड़ दें तो हर महीने जो टीडीएस काटता है अगले महीने की 7 तारीख को जमा करवाता है। अप्रैल में काटा 7 मई तक, मई में काटा 7 जून, जून वाला 7 जुलाई, जुलाई वाला 7 अगस्त। लेकिन मार्च वाले में कितने दिन मिल गए टैक्स जमा करवाने के? 30 दिन मिल जाते हैं टैक्स जमा करवाने के। और इन 4 सेक्शन में 192 सैलरी में टीडीएस काटा, 194A इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, 194D इंश्योरेंस कमीशन में काटा। 15,000 से ऊपर इंश्योरेंस कमीशन दो तो 5% टीडीएस काटते हो, कंपनी का 10% काटते हो अगर कंपनी एजेंट है तो। 194H में भी 15,000 से ऊपर कमीशन हो तो 5% टीडीएस काटते हो अगर आप टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल हो। पिछले साल 1 करोड़ वाला रूल देख लेंगे तो उसमें टीडीएस काटने पे आप क्वार्टरली डेबिट कर सकते हो बजाय मंथली के, ऑफिसर अलाउ कर सकता है। समझ आया ये सेक्शन? इंपॉर्टेंट है सेक्शन 200 के टीडीएस कब कब जमा होता है। लेकिन याद रखना इसमें एक्सेप्शन है क्या? सेक्शन 194IA, 194IB, 194M, इन सब में टीडीएस इज टू बी डिपोजिटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट within 30 days from the end of month in which TDS deducted। जब टीडीएस काटा उसके 30 दिन में, मान लो आपने प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख से ऊपर, बाहर हो तो 194I में 1% टीडीएस काटोगे। मान लो प्रॉपर्टी आपने मई में खरीदी, मई में टीडीएस काटा, मई में टीडीएस काटा तो आप जमा कब करवा दो? 30 जून तक। ऐसे जून में काटा तो 30 जुलाई तक। जिस महीने टीडीएस काटा, टीडीएस कब काटोगे? वही बुक्स में एंट्री या फिर पेमेंट। मई में डील हो रही है, मई 21 में, तो आप क्या है मई 21 में टीडीएस काट रहे हो तो जून 21 में जमा करवा दो 30 दिन। बताया था ना इसमें, वो इसमें बताया था मैंने, चालान कम स्टेटमेंट जाती है। चालान कम स्टेटमेंट यानी कि वो टैक्स की पेमेंट का चालान भी है और टीडीएस की रिटर्न भी है। टैक्स की पेमेंट का चालान भी है और टीडीएस की रिटर्न भी है। 26QB, 26QC, 26QD ये सब चलते हैं, इनके ऊपर भरा जाता है। ये भरनी है, इसके भरने का टाइम है 30 दिन। 26QB, QC, QD बिना 10 नंबर के जाती है। आपको कोई 10 नंबर नहीं लेना, पैन के बेस पे चली जाएगी। ये जो रिटर्न कम चालान फॉर्म है ये भरना है 30 दिन के अंदर, जब टीडीएस काटा उसके 30 दिन में। और इसके भरने के 15 दिन में सामने वाले को सबूत के तौर पे फॉर्म 16B, 16C, 16D इशू कर देते हैं। तो इनमें अगले हफ्ते के अगले महीने के 7 दिन का रूल नहीं, जिस महीने टीडीएस काटा उसके अगले 30 दिन में आप टीडीएस जमा करवाएंगे। इसके लिए टीडीएस की रिटर्न अलग और टीडीएस का चालान भर के टैक्स अलग जमा नहीं होता। वो चालान कम स्टेटमेंट है, उसमें दोनों काम हो जाते हैं, टैक्स भी जमा होता है और यही रिटर्न। क्योंकि ये बार बार थोड़ी काटना है कि अपन रिटर्नें भरें। आम आदमी जो टीडीएस काटता है, बैंक वाले टीडीएस काटते हैं तो हर महीने काट रहे हैं और 3-3 महीने बाद वो रिटर्नें भी भरेंगे टीडीएस की। 26Q, 27Q, 24Q वो बात करेंगे। टैक्स जमा करवाना है अगले महीने की 7 को हर व्यापारी को, मार्च वाला अप्रैल में। लेकिन क्वार्टरली हो सकता है ऑफिसर की परमिशन से, सैलरी में, इंटरेस्ट में, कमीशन, इंश्योरेंस, अदर कमीशन में। क्वार्टरली हर क्वार्टर के बाद 7 तारीख, लास्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च वाला 30 अप्रैल को जमा करवा दें। लेकिन एक्सेप्शन, अगर आपने 194IA प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख से ज़्यादा तो 1% टीडीएस काटना है। वो आप जिस महीने काटोगे प्रॉपर्टी की डील फाइनल होगी उसके अगले 30 दिन। IB रेंट देते हो, IB क्या था? अगर आप दुकानदार नहीं हो, आप रेंट दे रहे हो, पर्सनल घर का दे रहे हो या दुकानदार हो तो 1 करोड़ से ऊपर सेल नहीं है, 194I में टीडीएस नहीं काट रहे या पर्सनल घर है,
पर आप उसका किराया 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा दे रहे हो तो आपको उस पर टीडीएस काटना है 5%। पैन नहीं देगा तो 20%, 20% एक महीने के किराए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टीडीएस कब काटते हैं? साल के लास्ट में या घर खाली करोगे तब। तो आपको कोई टैन नहीं चाहिए, टीडीएस काटो। एम, अगर आप 194J प्रोफेशनल कमीशन से प्रोफेशनल पेमेंट पे टीडीएस से बच के, क्योंकि पर्सनल कामों की है, 194M लगता था ना। अगर आप 194C, 194J, 194H से बच गए, 194C घर का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें 194C नहीं कहता टीडीएस काटने को। या आपकी सेल 1 करोड़ से नीचे थी पिछले साल 2021 में तो आप काट नहीं पाए। या आपने किसी को प्रोफेशनल पेमेंट दी है फीस, पर्सनल कामों की तो कटता नहीं। या फिर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम थी 2021 में तो जे में नहीं काट पाए। एच में कमीशन काटना था, दलाली देनी थी या कोई और कमीशन, पर नहीं काट पाए। क्यों नहीं? क्योंकि आपकी टर्नओवर 2021 में 1 करोड़ से कम थी। अगर आप इन सेक्शन से बच गए पर ये पेमेंट्स जो हैं ये 21-22 करंट ईयर में 50 लाख से ज़्यादा हैं तो टीडीएस काटना पड़ेगा 5%। बताया था मैंने। अगर मान लो आप घर पर्सनल बनवा रहे हो तो 194C में टीडीएस नहीं कटेगा, पर आप 70 लाख रुपए पेमेंट दे रहे हो तो 50 से ज़्यादा दे रहे हो ना 21-22 में, 70 लाख पे 5% टीडीएस काट लो, 3.5 लाख इनकम टैक्स में जमा करा देना। इसके लिए आपको 194M कहता है कोई 10 नंबर नहीं लेना। आप जब टीडीएस काटो अगले 30 दिन में आप रिटर्न मतलब चालान कम स्टेटमेंट जमा करवा दोगे। क्यूसी, IA में क्यूबी चलती है और IB में क्यूसी चलती है, M में क्यूडी चलती है, वो जमा करवा दो 30 दिन में। ठीक, इसमें रिटर्न भी आ गई, टीडीएस जमा का चालान भी, दोनों काम हो गए। और सामने वाले को सबूत के तौर पे 16B, 16C, 16D इशू कर दोगे। तो बताया था। चलो, टीडीएस कब रेमिट करना है ये बता रहा है, थोड़ा पुराने रूल। वैसे टीडीएस जो जमा होना है, वैसे टैक्स तो जमा सरकार के पास बंदे का टीडीएस के तौर पे होता है, टीसीएस के टाइप से होता है, एडवांस टैक्स भरवाते हैं उस तरह से होता है। बाकी वो बंदा सेल्फ असेसमेंट टैक्स से भी टैक्स पे कर देता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स से भी टैक्स पे कर देता है। तो आप टैक्स जमा करवाना चाहते हो तो आप बैंकों में जाके चालान फॉर्म है 180 और 81, वो फॉर्म भर के 80, कंपनीज के लिए 81, बाकियों के लिए 180 एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट या टीडीएस। 180 या 181 जो भी एप्लीकेबल है चालान फॉर्म होता है, आप वो भर के बैंक के ऑथराइज बैंक है जो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जमा करवा दो, बस इनकम टैक्स में जमा हो जाएगा। या ऑनलाइन पेमेंट कर दो इनकम टैक्स के पोर्टल पे या ट्रेसिस के थ्रू, ठीक, उस पर टैक्स जमा करवा दो। ऑनलाइन पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड से हो जाएगी, एटीएम, स्टेट बैंक वगैरह का एटीएम भी चल जाता है ऑल्टा सिस्टम के थ्रू, सभी बैंकों का एटीएम तो नहीं चलता, क्रेडिट कार्ड एटीएम कुछ बैंकों का चलता है कुछ का नहीं, लेकिन नेट बैंकिंग सबकी चल जाती है लगभग। आप उसके थ्रू भी ऑनलाइन पेमेंट टैक्स की करवा सकते हो, ई पेमेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब आ जाओ अगला सेक्शन, ये तो है टैक्स जमा करवाना। सेक्शन 200, किसी का टैक्स काटा और आपको जमा करवाना है तो जमा करवाने की डेट आम आदमी के लिए जिस महीने काटा अगले महीने की 7 तारीख, अप्रैल वाला 7 मई वाला 7 जून वाला 7 जुलाई, लेकिन लास्ट मार्च वाला 30 अप्रैल को। सरकारें सेम डे चालान के बिना, चालान नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे भरती हैं तो वो फिर वही 7 तारीख अगले महीने की। लेकिन 3 केसेस में तो मंथ 30 दिन में जाता है, क्यूबी, क्यूसी, क्यूडी चालान कम स्टेटमेंट के थ्रू, 194 IA, IB और M के अंदर एक्सेप्शन है। अब आ जाओ सेक्शन 200, इंपॉर्टेंट 203, ये क्या है? रिटर्न या स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड टू बी फाइल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय डिडक्टर कह लो या पेयर ऑफ इनकम कह लो, जो पेयर ऑफ इनकम है वो जमा करवाएगा। ठीक, टीडीएस की रिटर्न है, सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ये क्या है? टीडीएस की रिटर्न भरनी है। अब ये कोई टैक्स भरने की बात नहीं कर रहा, टैक्स तो आपने हर महीने जमा करवा दिया। जैसे अप्रैल में जो टैक्स डिडक्टेड था वो 7 मई तक करवा दिया, मई वाला आपने टैक्स कब तक करवा दिया? 7 जून तक करवा दिया,
जून वाला आपने 7 जुलाई तक करवा दिया, आपने जो टैक्स है वो तो जमा करवा दिया, लेकिन आपको 3 महीने की, हर 3 महीने की डिटेल बना के आपको एक रिटर्न भरनी पड़ेगी। या तो वो रिटर्न जाएगी टीडीएस स्टेटमेंट कह लो, स्टेटमेंट, या रिटर्न ऑनलाइन जाती है। ऑडिट केस में तो कंपलसरी है, मैनुअल पॉसिबल ही नहीं है। रिटर्न ऑनलाइन सबमिट होगी ऑन फॉर्म, टीडीएस का फॉर्म, सैलरी का टीडीएस है, टीडीएस ऑन सैलरी, तो 192 सेक्शन वाला वो फॉर्म जाएगी, रिटर्न का फॉर्म, टीडीएस रिटर्न का फॉर्म जाएगा उसमें 24Q। टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट का टीडीएस काटा है तो उसके लिए फॉर्म जाएगा रिटर्न भरने के लिए 27Q। और बाकी इन दोनों को छोड़ दें, अगर इन दोनों को छोड़ दें, अगर अदर टीडीएस केसेस जो हैं उनमें आपका फॉर्म जाएगा 26Q। समझे? अगर मैंने किसी का एम्प्लॉयर हूँ, सैलरी पे टीडीएस काटा है, तो सैलरी की टीडीएस काटने की 3-3 महीने की रिटर्न 24Q फॉर्म पे सरकार को बताऊंगा, साहब मैंने टीडीएस काटा था जो कि आपको जमा करवा दिया, वो हर महीने जमा करवा दिया है चलान फॉर्म के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, मार्च वाला अप्रैल में, बाकी सबका अगले महीने की 7 तारीख को। तो आप मेरी रिटर्न 24Q देख लो, 24Q में 3 महीने का डाटा होगा, किस किस का टीडीएस काटा, जमा करवाया, कम करवाया तो और करवा देना विद इंटरेस्ट, ऐसे पूरा डाटा है 3 महीने का। इस 3 महीने का पूरा डाटा जाएगा, इसकी रिटर्न जाएगी क्वार्टरली। क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न इज टू बी फाइल्ड ऑन फॉर्म, कौन से फॉर्म पे जाएगी? 24Q, 26Q, 27Q। जैसे बैंक वाले एग्जाम्पल है, जैसे इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक वाले, इंटरेस्ट ऑन एफडी टू नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट को एफडी पे इंटरेस्ट दिया, उस पे टीडीएस काटा क्योंकि वो इनकम इंडिया में अक्रूडाइज है, टीडीएस डिडक्टेड, बैंक ने काटा, वो जमा तो करवा दिया हर महीने, अब उसकी टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली जानी है, क्वार्टरली 3 महीने की कि ये काटा है जी, 27Q फॉर्म पे जाएगी। बाकी लोगों के लिए कौन सी रिटर्न भरेंगे? इंटरेस्ट टू रेजिडेंट्स या रेंट पेमेंट टू रेजिडेंट, जैसे जनरेटर का या बिल्डिंग का रेंट देते हैं, उसके लिए क्वार्टरली रिटर्न फॉर्म कौन से पे भरेगा बैंक? 24Q पे, सॉरी 26Q पे। लेकिन बैंक जो सैलरी दे रहा है स्टाफ को, सैलरी पेड टू स्टाफ, टीडीएस डिडक्टेड ऑन सैलरी पेड टू स्टाफ, इसकी रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय बैंक ऑन फॉर्म कौन से पे भरेंगे? फॉर्म 24Q पे भरेंगे, 24Q पे जाएगी। बोलो कोई डाउट? टीडीएस की रिटर्न आप भरोगे, सैलरी का टीडीएस काटा, चाहे सरकार काटे सैलरी पे, बैंक वाले काटे, हम काटें सैलरी पे टीडीएस, तो टीडीएस तो जमा करवा दो, हर महीने काटा अगले महीने की 7 तारीख। 2 बातें हैं, टीडीएस जमा करवाने का सेक्शन 200 है, वो तो क्वार्टरली जाता है सरकार की परमिशन, ऑफिसर की परमिशन से, जनरली तो हर महीने का अगले महीने की 7 तारीख को जाता है, मार्च वाला अप्रैल में जाता है, 12 बार जाता है मतलब नॉर्मली। वो एक्सेप्शन है कि 192, 194A इंटरेस्ट, 194D इंश्योरेंस कमीशन, 194H अदर कमीशन में ऑफिसर परमिशन दे तो टैक्स की भी पेमेंट क्वार्टरली हो सकती है, 7 तारीख हर क्वार्टर के बाद, लास्ट क्वार्टर जो जनवरी फरवरी मार्च का है 30 अप्रैल, या वो 3 केसेस में मंथली 30 दिन में जाता है टीडीएस काटने के, टैक्स जमा होता है, 194M, 194IA और IB, वो अलग ही हैं, लेकिन बाकी केसेस में मंथली जाता है नॉर्मली। लेकिन रिटर्ने भरना और बात है, ये टैक्स जमा करवाने को नहीं कह रहा, टैक्स तो हो चुका है, ये तो डिटेल बना के समरी दे दो साहब, 3 महीने में हमने टोटल इस क्वार्टर में इस बंदे का टीडीएस काटा, इतनी पेमेंट पे काटा, और ये टैक्स हमने कब कब जमा करवा दिया बताना है। अगर कोई रह रू गया टीडीएस जमा करवाना, करवा दो, रिटर्न में फिर मेंशन कर देना, ये रिटर्न टाइम टू टाइम रिवाइज हो जाती है।
टीडीएस की रिटर्न में अगर कोई गलती होगी, जैसे कि इसके बेस पे सामने वाले को क्रेडिट मिलता है, जैसे आपने किसी का टीडीएस काटा, सरकार को जमा तो करवा दिया, अब सरकार के रिकॉर्ड में कब आएगा कि किसका टैक्स है, जब वो पेयर या डिडक्टर क्या जमा करवाएगा, टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा, उसमें पैन नंबर लिखेगा, किसको पेमेंट है, कौन से सेक्शन में टीडीएस है, सामने वाले का उसी तरह से उसके इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेगा। दिक्कतें आ जाती हैं। एक आदमी ने प्रोफेशनल सर्विस दी किसी कंपनी को, तो उसका टीडीएस 194J में कटना चाहिए ना, कंपनी के स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, उसका 192 में काट दिया टीडीएस सैलरी में। अब सैलरी में काट दिया, दिक्कत यह है कि जो पेई है वो अपनी सैलरी नहीं दिखाएगा तो इनकम टैक्स तंग करेगा, तेरा तो सैलरी पे टीडीएस कटा है। वो कह रहे सर मैं जो भी नहीं करता, मैंने तो प्रोफेशनल फीस दी थी, इनकम टैक्स रहता है कहाँ, यहाँ तो तेरी सैलरी पे टीडीएस कटा है 192 सेक्शन। कई बार गलती से सेक्शन कोड गलत कर दिया, या जानबूझ के भी कंपनी वाले, क्योंकि सैलरी में 2.5 लाख माफ, उसके बाद स्लैब रेट से कटता है, जानबूझ के सैलरी दिखा के टीडीएस दिखा देते हैं। प्रोफेशनल पेमेंट में तो 30,000 से ऊपर 194J 10% काटने को कहता है, सैलरी में तो स्लैब रेट से कटेगा तो कम कटता है, इसलिए जानबूझ के भी कंपनियां ना प्रोफेशनल पेमेंट को 194J में ना रख के 192 में दिखा देती हैं, टीडीएस काट लेती हैं ताकि टीडीएस कम कटे। पंगा पड़ता है जब वो आदमी रिटर्न भरता है आगे, क्योंकि वो सैलरी नहीं दिखाएगा तो डिपार्टमेंट का नोटिस ऑफ डिमांड आ जाएगा कि तेरे तो सैलरी पे टीडीएस कटा है, तू एडजस्ट कहाँ कर रहा है बिजनेस की इनकम से। फिर समझाएगा इनकम टैक्स को, सर मैंने प्रोफेशनल हूँ, मैंने सर्विस दी है ना कि नौकरी की वहाँ। इनकम टैक्स कहते हैं यहाँ तो सैलरी पे है, बड़ा पंगा पड़ेगा। इसलिए क्या एक तरीका है, सामने वाले डिडक्टी को, पेई को कहना चाहिए डिडक्टर को कि आप अपनी टीडीएस की रिटर्न को रिवाइज करो, आपने 192 में दिखा दिया टीडीएस, जबकि मैं तो नौकरी करता नहीं, पंगा पड़ेगा कल को वापस लेते वक्त। तो आप मेरी अपनी रिटर्न रिवाइज करो, वहाँ सेक्शन कोड करो 194J प्रोफेशनल पेमेंट का। अगर आपने टैक्स भी गलत भरा है वो भी ठीक करके भरो ताकि मैं उसका सही क्रेडिट ले सकूँ। जब तक वो टीडीएस की रिटर्न ठीक नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स आपको बेनिफिट देने वाला नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले एक पास में पुलिस सिटी पुलिस स्टेशन है, एक बंदा आ गया पुलिस का, कहता सर मेरा टीडीएस कटा है, उसके पास सबूत के तौर पे फॉर्म 16 भी था, मालिकों ने, सरकार ने, एसएचओ ने दिया था कि टीडीएस कटा है। जब हमने पोर्टल देखा तो उसके पोर्टल पे टीडीएस दिखाई नहीं रहा। टीडीएस की रिटर्न भरे काफ़ी टाइम हो गया सामने वाले डिडक्टर ने, पर दिखा नहीं रहा। एक्चुअल में वो गलत पैन चढ़ा दिया टीडीएस की रिटर्न में, एम्प्लॉय का नाम सही लिख के पैन गलत लिख दिया, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा बेचारे एम्प्लॉय के अकाउंट में कि तेरा टीडीएस कटा है। अब उसे कैसे एडजस्टमेंट मिलेगी, कैसे रिफंड मिलेगा अगर दिख ही नहीं रहा तो मैंने उसको समझाया कि तू क्या कर, अपने पुलिस एसएचओ के पास जा, उनको कह कि वो अपनी टीडीएस की रिटर्न को क्या करें रिवाइज, ताकि मेरा टीडीएस दिखे उसमें। तो उन्होंने जाके बात की, वो बेचारे को कौन पूछता है, और सामने वालों को भी नहीं पता टीडीएस की रिटर्न रिवाइज का, ये वो किसी से करवा लिया काम, अब दोबारा पता ही नहीं उनको, तो बड़ा दिक्कत होती है। फिर हमने क्या अपील डाल दी इनकम टैक्स में, देखते हैं क्या होता है। अभी रिसेंटली बात है कि भाई इस आदमी के पास फॉर्म 16 है, इसका टीडीएस कटा है, सामने वाले ने पैन गलत कोट कर दिया तो गलती सामने वाले की है, हमारे पार्ट पे बताओ क्या गलती है, हमारे पास तो उसने फॉर्म 16 भी सबूत पे दे रखा है। वैसे तो आजकल ऑनलाइन हो गए हैं, डीमेट फॉर्म में आ गए हैं फॉर्म 16 ये सब, लेकिन फिर भी बाज़ार में देखने को मिल जाते हैं, लोग फिजिकली भी दे देते हैं। तो उसकी क्या गलती है, तो देखो सरकार उनको ब्लेम करेगी डिडक्टी को, हमारी क्या गलती है, हमारा तो कटा है टीडीएस, अब वो रिटर्न ना रिवाइज करे तो गलती क्या है हमारी, दिक्कतें होती हैं। तो देखो टीडीएस की रिटर्न का अपना ही रोल है, बिना टीडीएस रिटर्न के सामने वालों को क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए टीडीएस रिटर्न में गलती हो जाए तो पेई को भी देखते रहना चाहिए, मेरे अकाउंट में टीडीएस नहीं आया तो वो सामने वाले पेयर को या डिडक्टर को कहे कि तुम टीडीएस की रिटर्न रिवाइज कर लो। टीडीएस रिटर्न का मतलब क्वार्टरली जिसका टीडीएस आपने काटा डिटेल बना के नेम पैन के साथ इनकम टैक्स में जमा करवा दो। कौन सा फॉर्म 24Q टीडीएस रिटर्न फॉर्म, ये 24Q पे जमा होता है। 26Q टीडीएस अदर केसेस में फॉर्म 26Q जमा होता है, और नॉन रेजिडेंट को पेमेंट पे 27Q। एग्जाम्पल दिया, बैंक अगर फॉरेनर को इंटरेस्ट देता है एफडी पे 27Q, यानी बैंक तीनों रिटर्न भरेगा, फॉरेनर को दे रहा है इंटरेस्ट तो 27Q,
और जो बाकी लोगों को इंटरेस्ट दे रहा है, जनरेटर का रेंट, बिल्डिंग का रेंट पे टीडीएस काट रहा है, उसकी डिटेल कौन से रिटर्न फॉर्म पे जाएगी? 26Q। और जो स्टाफ को सैलरी दे रहा है उसके लिए 27Q। बैंक 3 अलग रिटर्न भरेगा, 24Q, 26Q, 27Q। सैलरी वालों की डिटेल 24Q में दिखाएगा, बाकी लोग रेजिडेंट के इंटरेस्ट, रेंट, जनरेटर वाले की 26Q और फॉरेनर की 27Q। और ये रिटर्न कब तक जाएगी? पूरा 1 महीना मिलता है रिटर्न। टीडीएस रिटर्न या स्टेटमेंट कैन बी फाइल्ड अप टू कब? अप्रैल, मई, जून वाली जा सकती है 31 जुलाई तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाली जा सकती है 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाली जा सकती है 31 जनवरी तक, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च वाली जा सकती है 31 मई। यहाँ पे 1-1 महीने का टाइम मिलता है। 1 मंथ अलाउड है इसमें यहाँ 2 मंथ अलाउड है। जैसे टैक्स डिपॉजिट में भी मार्च मंथ के लिए तो 1 महीना, बाकियों में 7 डे मिलते हैं। यहाँ आम क्वार्टर की तो 1 महीने में भरो। अप्रैल, मई, जून वाली 31 जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाली 31 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाली 31 जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च वाली में आपको 2 महीने का टाइम मिल गया, 31 मई तक भर दो। चाहे वो 24Q हो, चाहे 26Q हो या 27Q, रिटर्न भरने के लिए टाइम इतना मिलेगा। कौन से फॉर्म पे जानी है? ऑन फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q पे जानी है टीडीएस की रिटर्न। इस डेट तक भर दो। अगर कुछ गलती होगी तो रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हो, पर इस फॉर्म का भी एक्सेप्शन है और इन डेट्स का भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन? क्या 190 टीडीएस अंडर सेक्शन 194 IA, 194 IB, 194 M। इसमें रिटर्न कम, यानी चलान कम रिटर्न कह लो, चलान कम स्टेटमेंट जाती है और वो 30 दिन में जाती है। बार बार बता चुका हूँ, उसमें ऐसा नहीं होता कि 31 अक्टूबर, 31 जुलाई, 31 जनवरी और 31 मई। उसमें तो जिस महीने टीडीएस काटा, चाहे IA में, चाहे IB में, चाहे M में, आपको 30 दिन जिस महीने टीडीएस काटा उसमें रिटर्न भरनी है 26QB, 26QC, 26QD पे। उसके लिए फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q नहीं जाता। उसके लिए 26QB, QC, QD जाते हैं। क्लियर? और 1 महीने में जाते हैं टैक्स भी और रिटर्न भी। इसमें आम आदमी के लिए तो टैक्स जा रहा है अलग 180 नंबर फॉर्म पे, या ऑनलाइन जा रहा है जैसे भी 180 81 पे, या रिटर्न जा रही है 24QB, Q, 26Q, 27Q पे। लेकिन वो 194 IA, IB, M में जो एक्सेप्शनल केसेस में कटता है वो 30 दिन जिस महीने कटा उसमें जमा होता है। क्लियर? रिटर्न में गलती तो रेक्टिफाई की जा सकती है। चले आगे। टीडीएस रिटर्न भरने में लेट हो गए तो 200 रुपये रोज का फाइन है। मान लो आपने अप्रैल में जून वाली 31 जुलाई को भरनी थी, बट फाइल्ड ऑन 15, मान लो 20 अगस्त को फाइल की, तो 20 डेज का डिले है ना, 20 डेज का डिले है, तो फाइन पेनल्टी कितनी लग सकती है? 20 दिन की 200 रुपये पर डे के हिसाब से कितने रुपए लग सकती है? 4000। समझ गए? जितने दिन लेट हो गए। नेक्स्ट पेज नंबर 51 पे लिखा है बॉक्स में, सेक्शन 234E कहता है, सेक्शन 234E F तो बता रहा है रिटर्न लेट भरने पे पेनल्टी लगेगी, जो वो बता रहा था 5000 रुपये लगेगी, 31 दिसंबर तक भर सकते हो, 31 जुलाई के बाद, और जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं तो 1000 रुपये पेनल्टी लगेगी। वो तो 234F था रिटर्न भरने का। 234E कहता है कि फाइन पेनल्टी 1 दिन का 200 है जब ड्यू डेट के अंदर इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी तो बता रहा है 200A कहता है आप रिटर्न भरते हो तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है? आपने रिटर्न भरी, बता दिया भाई 3 महीने में मैंने किस किस का टीडीएस काटा, कब कब जमा किया। जब आप भरोगे तो डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर या ये को वो डिपार्टमेंट का स्टाफ उस रिटर्न को प्रोसेस करता है कि सही जितना ये कह रहे हैं उतना टैक्स वाकई में आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिटर्न में दिखा रहे हैं कि हाँ इतना टैक्स दे दिया हमने, इस डेट को दे दिया और उस डेट को दिया ही ना हो। कई बार क्या होता है, आपने पेमेंट डाली, पेमेंट फेल होगी, आपके अकाउंट में पैसे वापस आ गए,
पर आपको लगता है टीडीएस जमा हो गया, ध्यान ही नहीं दिया, तो वो डिपार्टमेंट का, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का स्टाफ क्या करता है, सेक्शन 200A प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, जो आप रिटर्न भरते हो उनकी क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है कि सही भरा कि नहीं। टीडीएस या टीसीएस की रिटर्नें भरते हो आप, अगला चैप्टर टीसीएस का है, वो चेक करते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ टीडीएस डिपॉजिटेड, सही भरा है, विद इन ड्यू डेट भरा है, कोई फाइन इंटरेस्ट तो नहीं बनता, कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि कोई गलत इनकरेक्ट क्लेम कर रहा हो, भाई हाँ हमने टीडीएस जमा करवाया और सामने वाला उस पर क्लेम करे बैठा हो कि मेरा टीडीएस भरा हुआ है, वो भरा ही ना हो। चेक करते हैं ये कि अगर इनकंसिस्टेंसी है, कोई एंट्री मैच नहीं करती तो आपको रिमाइंडर दे देंगे, और लेट रिटर्न भरने पे 200 रुपये रोज का फाइन है। तो यानी उनको देखना है कि टीडीएस सही बनता है, वो सही जमा करवाए, गलत तो नहीं, फालतू या कम तो नहीं, वो देखते हैं, आपको इन्फॉर्म करेंगे अगर ऐसा हुआ तो। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ ये सेक्शन अच्छा है, 201 रिटर्न ना, टीडीएस ना काटने पे क्या कंसीक्वेंसेस हैं, कंसीक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस या फेलियर टू पे, क्या रिजल्ट होंगे। सेक्शन 201 इंपॉर्टेंट है थ्योरी में, थ्योरी में सेक्शन 200, 203, 197 लो रेट और सेक्शन 201 ये ज़्यादा काम के हैं जो ये थियोरेटिकल कंसेप्ट चल रहे हैं उसके अंदर। अगर बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टीडीएस नहीं काटा या जमा नहीं करवाया तो क्या हो सकता है, एक तो मैंने बताया था डीम्ड इनकम माना जा सकता है, अगर टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर टीडीएस काटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं करवाया तो इट कैन बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम, इसे डीम्ड इनकम माना जा सकता है, इसलिए जमा करवा देना। 198 सेक्शन में पढ़ा था, इसे डीम्ड इनकम माना जा सकता है, सेक्शन 198 ने कहा था। और 30% ऑफ एक्सपेंडिचर कैन बी डिसअलाउड, और फॉरेनर के टीडीएस नहीं काटने पे तो 100% खर्चे भी डिसअलाउड, जब टीडीएस जमा करवा देंगे तब अलाउड हो जाएंगे, पर सैलरी वाला नहीं काटा, कल को जमा करवाने पे भी नॉन रेजिडेंट की सैलरी पे टीडीएस नहीं काटा तो वो बेकार चला जाएगा। यू कैन बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट, आपको डिपार्टमेंट क्या मान सकता है, असेसी इन डिफॉल्ट, क्या आप डिफॉल्टर हो, आपने जो टैक्स नहीं काटा, डिपार्टमेंट आपको असेसी इन डिफॉल्ट मान सकता है कि आपने टीडीएस क्यों नहीं काटा। मान लो जिसका टीडीएस काटना था वो भर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, इनकम टैक्स में टैक्स आने से मतलब है, वो भर नहीं रहा, अंडरग्राउंड है, सरकार का लॉस हुआ टैक्स का, आप टीडीएस काटते तो पैसे आते, सरकार आपको असेसी इन डिफॉल्ट मानते हुए आपसे टैक्स निकलवा सकती है, 30% खर्चा या 100% खर्चा डिसअलाउड कर सकती है, फॉरेनर की पेमेंट में 100, रेजिडेंट की पेमेंट में 30, और ये टीडीएस काट के जमा नहीं करवाया तो सेक्शन 198 पड़ा था, ये आपकी डीम्ड इनकम माना जा सकता है। और फॉर लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस तो आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है, इंटरेस्ट कितना, 18% पर एनम यानी 1.5% पर मंथ, इन केस टीडीएस डिडक्टेड, काट लिया सामने वाले के और पैसे रखे बैठे हो, बट नॉट डिपॉजिट, या लेट जमा करवाया तो लेट होने पे 18%, ये होता है इन केस टीडीएस नॉट डिडक्टेड, काटा ही नहीं पहले, अब काट के जमा करवा रहे हो लेट, तो इस पे इंटरेस्ट कितना लग सकता है, 12% पर एनम कह दो या 1% पर मंथ टीडीएस हो सकता है। तो बता रहा है डीम्ड इनकम, अगर टीडीएस काटा बट जमा नहीं करवाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, डीम्ड इनकम या 100% डिसअलाउड हो सकता है,
या टीडीएस असेसिंग डिफॉल्ट आपको माना जा सकता है, या लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, जमा करवाया लेट करवाया, काट के रखे बैठे हो, लेट दे रहे हो 1.5% महीना या साल का 18%, काटा ही नहीं तो वो 12% या 1% पर मंथ इंटरेस्ट लग सकता है। इसलिए इतने बुरे कॉन्सिक्वेंसेज है, यू कैन बी ट्रीटेड एज असेसिंग डिफॉल्ट, आपसे टीडीएस मांग सकते हैं, आपकी 30 या 50% खर्चा डिसला हो सकता है, या टीडीएस काट के रखे बैठे हो तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए ऑफिसर इसे आपकी इनकम मान लेगा। जब ये खर्चा दिया ही नहीं आगे, अपने पास ही रख लिया, तो P&L में ये वापस जोड़ो, ये खर्चा अलाउड ही नहीं है, मगर जितना टीडीएस का अमाउंट है वो डीम्ड इनकम मान लेंगे, या लेट करवाने पे इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। सेक्शन 201 ये बात कहता है, सेक्शन 201 ये बात बोलता है। ठीक, एक एग्जाम्पल दे रहा है नेक्स्ट पे कहता है कि अगर 10,000 रुपये का टैक्स अप्रैल मंथ में एक्चुअली काट लिया, जनवरी 22 में दे रहा है, देखो टैक्स डिडक्टेड इन अप्रैल 21 टैक्स दे रहा है, लेकिन आप जो डिडक्ट किया अप्रैल वाला एक्चुअली, अच्छा टैक्स 2 भी डिडक्टेड कर लो, टैक्स 2 भी डिडक्टेड है, बट एक्चुअली डिडक्टेड ऑन, एक्चुअली डिडक्टेड ऑन कब काटा आपने, जनवरी 22 में, यानी 9 महीने लेट काटा। एक तो बात है काटा ही काटा, नहीं करवाया, मैं कह रहा हूं काटा ही नहीं, अब आप करवा रहे हो तो भैया 9 महीने लेट हो, 12% पर एनम के हिसाब से क्या देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट। लेकिन इसके बाद काट लिया जनवरी में, जमा कब करवा रहे हो, जनवरी वाला 7 फरवरी को करवाना था, लेकिन आप करवा कब रहे हो जमा, ये देखो जनवरी में काटा, लेकिन कह रहे हैं अगर जमा कब करवा रहे हैं आप, अप्रैल में, डिपॉजिटेड टीडीएस डिडक्टेड, डिपॉजिटेड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन इन अप्रैल 22। यहां आप 9 महीने लेट हो गए, यहां 3 महीने, भैया आप जमा करवाना था जनवरी वाला 7 फरवरी, तो फरवरी मार्च अप्रैल में करवा रहे हो, 3 महीने लेट, तो भैया तो काटा ही नहीं 10,000 रुपये, इस पे तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, इस 10,000 रुपये पे लगेगा 12% पर एनम, 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा कितने रुपए, 900 रुपये लग जाएगा। इस पे आपने काट के जमा नहीं करवाया, काट तो लिया जनवरी में, लेट जमा करवाया, 18% पर एनम 3 महीने का लगेगा 450। समझ आया? पेनल्टी मैंने बता दी, ऑफिसर इस ब्याज के अलावा पेनल्टी ले सकता है कि तुम डिफॉल्टर हो, तुमने क्यों नहीं टीडीएस काटा, अगर चाहे तो बाकी ब्याज लगा के छोड़ भी सकता है। क्लियर ये चीज़, तो असेसी को असेसी इन डिफॉल्ट माना जा सकता है, टीडीएस नहीं काटा तो किसी बंदे का, और आपको सरकार एक्शन ले सकती है। ठीक, लेकिन 7 साल तक कोई नोटिस नहीं आया, तो 7 साल बाद यू कांट बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट। बड़े साल पुरानी बात है, आपने टीडीएस नहीं काटा तो ऑफिसर अब याद नहीं करवा सकता 7 साल के बाद। क्लियर? बाकी पीजीबीपी में 30% खर्चे डिसअलाउड हो सकते हैं, नीचे लिखा है। नेक्स्ट आ जाओ 202, डिडक्शन ओनली वन मोड ऑफ रिकवरी। सेक्शन 202 कह रहा है डिडक्शन ऑफ टीडीएस या टैक्स इज जस्ट वन मोड ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स। कहता है टीडीएस तो एक तरीका है टैक्स रिकवरी करने का, सरकार के पास कई तरीके हैं, टीडीएस, टीसीएस या सेल्फ असेसमेंट करवा दो, एडवांस टैक्स, उनमें से एक तरीका टीडीएस भी है। सेक्शन 203 इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट कि हाँ बाय पेयर या डिडक्टर ऑफ टैक्स ऑफ टीडीएस। वो कौन से फॉर्म, सैलरी में फॉर्म 16 चलता है, अदर केसेस में क्या चलता है, फॉर्म 16A चलता है, बताया था मैंने, और 192 IB 194M। ठीक, इनमें तो वो फॉर्म 16C, 16D और 16
BCD ये फॉर्म देते हैं 26 QB भरने QC QD भरने के 15 दिन के अंदर ये फॉर्म इशू करते हैं। ये फॉर्म कितने दिन में इशू करते हैं? इशूड विद इन 15 days ऑफ फाइलिंग ऑफ क्या 26 QB 26 QC 26 QD QB QC QD भरने के 15 दिन में। तो फॉर्म 16 सैलरी, बाकियों में 16 है और इन सब में तो अलग ही कहानी है। तीनों में बता रहा है कि TDS क्या सर्टिफिकेट देना है सामने वाले को। आजकल ऑनलाइन ही जनरेट होता है डीमेट फॉर्म में और ऑनलाइन सामने वाले को पास किया जा सकता है, पर इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती आजकल। मैंने बताया वो 26 AS में दिख जाता है उसके लोग। मेरा TDS बैंक काटेगा ना, मुझे सबूत के तौर पे फॉर्म 16 देगा। ठीक, जैसे बैंक सुमित को क्या है, सुमित ने बैंक में क्या करवा रखी है? FD। बैंक ने उस पर क्या देना है? इंटरेस्ट, मान लो 1 लाख। तो बैंक उस पर TDS डिडक्ट करेगा, मान लो @ 10% 10,000। तो बैंक सुमित को कौन सा फॉर्म देगा? 16A कि ले भाई तेरा TDS काटा है। ऑनलाइन चला जाता है, पर आजकल जरूरत नहीं। क्यों 16A की जरूरत नहीं बैंक से लेने की। सुमित के लॉगिन पे एट इनकम टैक्स पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल पे सुमित के लॉगिन पे व्यू 26 AS या AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिख जाएगा TDS डिडक्टेड बाय बैंक। कितने रुपए दिख जाएगा? जो बैंक ने 10,000 काटा वो दिख जाएगा। तो मुझे ये सर्टिफिकेट लेके क्या करना है? 16A मेरे तो वहाँ दिख जाएगा। पर फिर भी हम ले लेते हैं, बाई चांस बैंक ने कोई गलती कर दी, TDS सही पैन पे नहीं करवाया कुछ, तो आप आइए अपना फॉर्म 16A ले लो सबूत। कल को इनकम टैक्स को कह तो सकेंगे कि सर हमारा TDS कटा है, ये रिटर्न गलत भर दी इन्होंने TDS की 24Q 26Q 27Q। इंटरेस्ट में कौन सी जाती है? 26Q, वो गलत भर दी, कह तो सकेंगे कम से कम। तो आप फॉर्म ले सकते हो। तो बता रहे ये फॉर्म जो इशू किए जाएंगे सैलरी में 15 जून फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी ये सैलरी में जो फॉर्म 16 हैं अप टू इशूड अप टू 15 जून ऑफ असेसमेंट ईयर। जिस साल TDS कटा, मान लो 21-22 में कटा, तो 15 जून तक सामने वाले को आप फॉर्म 16 दे दो कि ले भाई तेरा TDS कटा है, सैलरी के फॉर्म ये ले। और बाकियों में कह रहा है 15 दिन रिटर्न। इसमें तो QB QB QC QD में तो 15 दिन का टाइम मिलता है और फॉर्म 16B 16C 16D चलता है। QB QC QD भरने के 15 दिन मिलते हैं। 16A में 15 दिन मिलते हैं जो TDS की रिटर्न भरने के बाद, यानी 16A में विद इन 15 days it is issued to pay of filing TDS रिटर्न। मान लो आपका मई में TDS कटा, बैंक वालों ने मेरा मई में TDS काटा, तो मई की रिटर्न बैंक वाले कब भरेंगे? ये सुमित का TDS बैंक ने काटा है, मान लो ये TDS मई 2021 में काटा या 22 में काटा, मई 22 में। बैंक मुझे फॉर्म 16A कब तक देगा? 15 अगस्त तक। पता है क्यों? क्योंकि मई मंथ TDS की रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय बैंक अप टू 31 जुलाई 22 तक भरेगा बैंक। आपने पढ़ा है सेक्शन 203 में TDS की रिटर्न क्वार्टरली 31 जुलाई तक, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई तक जाती है। उसके विद इन 15 डेज रिटर्न भरने के विद इन 15, मान लो लास्ट डे रिटर्न भरी है, तो यानी 15 अगस्त तक मेरे को क्या है? बैंक ये सबूत के तौर पे 16A फॉर्म दे देगा। यानी 16A रिटर्न भरने की डेट के 15 दिन में सामने वाले पेई को पेयर दे देगा। अगर रिटर्न जल्दी भरी तो उससे 15 दिन देख लो। QB QC QD में QB QC QD भरने के 15 दिन में सामने वाले को दे दो। लेकिन सैलरी में टाइम ज़्यादा है, फिक्स है 15 जून ऑफ नेक्स्ट ईयर। फाइनेंशियल 21-22 में TDS काटा तो 15 जून 22 तक चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर, ये मैंने बताया था QB QC QD में तो 10 नहीं चाहिए। बाकी में अगर आपने किसी का TDS काटना है तो 49B पे आप क्या है
10 फॉर्म अप्लाई करो। जैसे पैन एप्लीकेशन 49A फॉर्म पे जाती है तो 10 नंबर लेना होगा अगर आप टीडीएस काटना चाहते हो। इफ एनी पर्सन इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस तो उसे ही मस्ट हैव 10 नंबर विद पैन तो है ही है, टैक्स अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा, ये सेक्शन 203A कहता है। ये 10 नंबर लेना जरूरी है। मान लो मैं किसी को रेंट दे रहा हूं, दुकान किराए पे लिए 4 लाख रुपए, मैं सामने वाले का टीडीएस काटूंगा। अगर मेरी टर्नओवर पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा है तो मैं जो टीडीएस काट के जमा करवाऊंगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 10 नंबर, टैक्स अकाउंट नंबर, तो ही काट सकता हूं। एक्सेप्शन नो 10 रिक्वायर्ड, 10 नंबर नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू डिडक्ट टीडीएस जस्ट पैन रिक्वायर्ड है, बल्कि खाली पैन नंबर ही होता है जो नॉर्मल। वो इन केस कौन कौन से केस, वही 194IA 194IB 194M, इनमें आपको 10 नंबर नहीं चाहिए। आप वो रिटर्न कम चलान QB 26QC 26QD भरते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ पैन भरी जाती हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर के बेस पे 10 नहीं चाहिए। इसकी एप्लीकेशन, 10 की एप्लीकेशन वैसे पैन कितना जाती है, लाइक पैन कितना एप्लीकेशन ऑन फॉर्म, ये एप्लीकेशन जाती है 49B पे, क्योंकि पैन की तो जाती थी, पैन एप्लीकेशन जाती थी 49A फॉर्म पे, ठीक, वैसे उसकी जाती है 49B पे। जितने भी आपके टैक्स के चलान हैं जिस पे आप अपना 10 नंबर लिखेंगे, टीडीएस की रिटर्नों पे टैक्स या टीडीएस के चलान हैं उन पे भी आप क्या है 10 नंबर लिखेंगे। और जितनी भी टीडीएस की रिटर्नें हैं, स्टेटमेंट है, वहाँ भी 10 नंबर जाएगा। डिपार्टमेंट के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई लेटर लिखना है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्कशन होनी है, तो वहाँ भी आपका पैन के साथ 10 नंबर जाएगा। तो 10 नंबर से आपकी पहचान बनती है, एक अलग तो होना चाहिए। और अगर 10 लेना था, टीडीएस काटना था, नहीं काटा तो 10,000 पेनल्टी फेस करने को तैयार हो जाओ। 10 नहीं कोट किया, 10 नॉट कोटेड, क्यों नहीं लिया अभी 10 तुमने, तो आप पे 10,000 रुपये की क्या लगा सकता है ऑफिसर, पेनल्टी। टीडीएस काटना है काटो, नहीं काटने पे फाइन, ब्याज, कई तरह के सेक्शन 201 के कंसिक्वेंसेस हैं। और 10 है, 10 नहीं लिखा, 10 नहीं दिया तो 10,000 पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट, फर्निशिंग स्टेटमेंट ऑफ टैक्स, सेक्शन 203A। अगर बैंक ने लोगों को क्या दिया है, तरह तरह का इंटरेस्ट, तो ऐसा है स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस, कहता है डायरेक्टर जनरल और पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम शैल प्रिपेयर एंड डिलीवर टू एवरी पर्सन फ्रॉम हुज इनकम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, जिसका टीडीएस कटा है, जिससे टैक्स कलेक्ट हुआ है, उसको एक स्टेटमेंट देंगे, वही 26AS में। या वो कह रहा है कि रूल नंबर 31AB के अकॉर्डिंग आपको 31 जुलाई तक आपके 26AS में टीडीएस डिडक्टेड की डिटेल दिख जाएगी, रिफ्लेक्टेड, उसमें दिख जाएगा कि आपका टैक्स कितना कटा है। नेक्स्ट, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, तो वो कह रहा है सैलरी पे टीडीएस कौन काटता है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टीडीएस या टैक्स टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो काटेगा वो इनकम टैक्स में जमा करवाएगा। सैलरी 192 सेक्शन में तो कौन, एम्प्लॉयर काटेगा, आगे जमा करवाएगा। और इंटरेस्ट में जो भी लोकल अथॉरिटी सेक्शन 194A, इंटरेस्ट में कौन काटेगा, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फर्म, कंपनी ब्याज देंगे तो। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ कब, जब उनकी टर्नओवर पिछले साल 1 करोड़ या 50 लाख से ज़्यादा तो काट सकते हैं, वरना नहीं, ठीक। नॉन रेजिडेंट को पेमेंट दे रहे हो, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में,
तो जो पेमेंट दे रहा है वो काटेगा, गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है वो जमा करवाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 205 बार अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड ऑन एसएससी। ऐसा है टीडीएस जिसने काटना था वो काटे, नहीं काटेगा उस पर एक्शन लो। सामने वाले को आप नहीं कह सकते तेरा टीडीएस नहीं कटा तू भर। ये कह रहा है बार अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड ऑन एसएससी। ऐसा है बैंक ने मेरा टीडीएस नहीं काटा तो बैंक को सुली टंगो ना, 201 सेक्शन लगाओ कि तुम्हें खर्चा डिसलॉ कर देंगे, तुम्हें एसएससी इन डिफॉल्ट मान लेंगे, तुमसे ब्याज लेंगे। पर इनकम टैक्स डायरेक्ट मुझे कहे तू भर भाई तेरा टीडीएस नहीं कटा, नॉर्मली नहीं होता। डिडक्टर की लायबिलिटी है कि वो टीडीएस काट के जमा कराए, नहीं काटेगा तो उस पर सेक्शन 201 के कॉन्सिक्वेंसेस लगा दो। मेरे से सीधा डायरेक्ट डिमांड करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू रेजिडेंट विदाउट टीडीएस। ऐसा है सेक्शन 206 ये कहता है फर्निशिंग रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू रेजिडेंट्स विदाउट टीडीएस। ये क्या है, मान लो जैसे ड्यू टू 15GH टीडीएस नॉट डिडक्टेड बाय बैंक ऑन इंटरेस्ट। बैंकों ने इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटा, बैंकों ने इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटा क्योंकि लोगों ने कौन से फॉर्म दे दिए थे, 15G और H फॉर्म भर दिए थे, इस वजह से टीडीएस नहीं काटा बैंकों ने। ठीक है, उस सिचुएशन में ये हमें कहता है कि वो इनकम टैक्स को डिटेल बना के देंगे कि किस किस के 15GH आए, किस किस का हमने टीडीएस नहीं काटा। क्योंकि एक वजह तो ये है कि 40 से ऊपर है 15GH इफ इंटरेस्ट क्या है, कोर बैंकिंग सिस्टम है 40,000 से ऊपर। लेकिन इफ इंटरेस्ट अप टू 40,000 है तो वैसे ही नहीं टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, नो टीडीएस एप्लीकेबल। उस पे तो टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है अंडर सेक्शन 194A, तो उस पे तो वैसे ही नहीं काटना बैंक ने। तो इन सब की लिस्ट दो, कुछ का तो 15GH आने की वजह से नहीं काटा और कुछ का क्या है 194A कहता टीडीएस एप्लीकेबल नहीं था, तो इस वजह से टीडीएस नहीं काटा, तो उसकी डिटेल इनकम टैक्स को दे दो। कुछ केसेस में कंपनियां 5,000 तक नहीं काटती, जैसे बैंक तो 40 तक नहीं काटता, तो उसकी डिटेल इनकम टैक्स को बना के दे देंगे बैंक वाले कि इस बंदे का हमने टैक्स नहीं काटा, या तो 15GH आ गया था इनका, या फिर 40 से कम बनता था 40,000 से तो नहीं काटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पैन इन टीडीएस। पैन नंबर की क्या इंपॉर्टेंट है इस टीडीएस के चैप्टर में। पैन नंबर नहीं होगा तो कई जगह आप जानते हो टीडीएस कितना कट जाएगा 20, कई जगह 2 का 5 हो जाएगा, कई जगह 20% हो जाएगा। पैन दो, पैन नंबर के बिना आपका टीडीएस बहुत ज़्यादा कट सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पैन इन टीडीएस। पैन की इंपॉर्टेंस टीडीएस में क्या है, सेक्शन 206AA कह रहा है हाई रेट ऑफ टीडीएस, हाई रेट ऑफ टीडीएस। कई केसेस में मोस्टली क्या हो जाता है, मोस्टली 20% टीडीएस कट जाता है अगर पैन नहीं होगा। और विदाउट पैन यू कांट अप्लाई फॉर 10 नंबर, यानी 10 नहीं होगा तो यू विल नॉट बी इलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। आप टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो पैन नंबर होना जरूरी है। ठीक, और अगर आप 15GH फॉर्म भरते हो, 15G या 15H फॉर्म में डिक्लेरेशन देते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय एसएससी, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑन 15GH बाय एसएससी फॉर नॉट डिडक्टिंग टीडीएस, कि मेरा टीडीएस ना काटो, मेरी इनकम कम है, तो वो कहता है विदाउट पैन नॉट पॉसिबल, विदाउट पैन नॉट पॉसिबल।
समझ गए। तो 15 GH फॉर्म सबमिट करना है तो भी क्या होना चाहिए, पैन। बिना पैन के ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं जा सकता। ठीक, इनकम टैक्स में कोई लेटर लिखना, आप कौन हो क्या पता, बिना पैन के आपकी क्या पहचान है। ICI में CA कर रहे हो तो NRO के बिना क्या पता आप कौन हो, तो पैन नंबर चाहिए। और कहता है पैन नंबर डिडक्टर का इनवैलिड होगा अगर, कहता है फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाएंगे। नॉन रेजिडेंट को कुछ केसेस में बिना पैन के काम चल जाएगा, उनका पैन मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी बंदे ने, डिडक्टी ने, 4th पॉइंट कह रहा है पैन नंबर डिडक्टर को गलत दे दिया जो उसका नहीं है, तो ये क्या है, डिडक्टी मान लिया जाएगा पैन नहीं दे रहा। मान लो मैंने किसी को रेंट देना है 6 लाख, मैंने कहा भाई तेरा पैन नंबर दे दे, मैं तेरे का टैक्स जमा करवा दूँ, गलत पैन दे देता है, उसका है ही नहीं, तो ये मान लिया जाएगा पैन नॉट प्रोवाइडेड और 20% TDS काट लो। सामने वाला डिडक्टी या पेई मुझे पैन गलत दे दे तो मैं उसका टैक्स जो है, उसके पास एक्चुअल में पैन नंबर है ही नहीं, किसी और का दे देता है, सोचता कि टैक्स कम कट जाएगा, ये फ्रॉड है। मैं ऐसे मानूंगा कि पैन नंबर इसका है ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, मिसमैचिंग होगी। जब मैं टैक्स जमा कराऊंगा उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसका पैन मैच नहीं करेगा, गलत दे दिया उसको। उस केस में क्या है, मैं ऐसे मानूंगा पैन नहीं दिया, टैक्स कितना काटूंगा, 20% TDS काटूंगा। समझ आया? बोलो किसी को भी डाउट? नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप सारा चैप्टर पढ़ाओ, क्वेश्चन तो हो पाएंगे। लास्ट क्लास में इसके TDS की लास्ट क्लास कल लगाएंगे तो सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। लास्ट में नोट्स दे दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, पर आप सारा चैप्टर पढ़ाओ, बहुत बड़ा चैप्टर है, सारे 62 पेजेस का है। ठीक है, तो चलो, मौसम ख़राब था आज, क्लास लगने के चांस कम लग रहे थे। नेक्स्ट क्लास तो ऑफ कर दी है, जो फाउंडेशन की है, तो आपकी क्लास फिर भी लग गई है। चलो, तो कल देखेंगे। ओके